दोस्तों, शाम मानव चैनल और उसके जो भी कोर्सेस हमारे चलते हैं, उन सब का मैनेजमेंट मैं सँभालता हूँ। साथ ही मेरा एक और रोल है आपके कोर्स फैसिलिटेटर का। यानी जो कोर्सेस आप कर रहे हैं अलग-अलग तरह के शाम मानव सर के, उन कोर्सेस को समझने में आपकी मदद करना, उसके बारे में आपके कोई सवाल हो, तो उनके जवाब देने की कोशिश करना, उस पे आपसे चर्चा करना। आगे जब इन कोर्सेस में जो भी आप सीखते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर कोई कठिनाइयाँ आपको आ रही हों, तो उसमें आपके साथ में चर्चा करना। ये मेरा रोल यहाँ पर है। अभी हम जो भी आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं। पूछने के 3 तरीके आपके पास उपलब्ध हैं। या तो आप चैट में गूगल मीट का जो चैट होता है, उसमें लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास में कि अपना माइक ऑन करें और फिर अपना सवाल पूछें। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप वीडियो भी ऑन करें और वीडियो पे भी आकर सवाल पूछ सकते हैं। पर अगर आप वीडियो पर आ रहे हैं, तो इतना ध्यान रखें कि आपका बैकग्राउंड वगैरह बराबर है। आप एक क्लासरूम में आ रहे हैं, ऑफ़िशियल जगह पे आ रहे हैं, तो उस तरह से आपने कपड़े ठीक से पहने हुए हैं। ये ध्यान रख के ही अपना वीडियो ऑन कीजिए। चलिए दोस्तों, अभी आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उन पर हम एक-एक करके चर्चा लेंगे। ऑडियो में पूछना हो तो अ, जैसे-जैसे मैं आपका अपना माइक ऑन करें, मैं जैसे-जैसे आपका नाम लूँगा तब आप सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी, जी, दीपक जी, आप बोल हाँ, रहे हैं ना? हाँ बोलिए। जी सर। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो सम्मोहन हम करते हैं हाँ, मतलब अभी मैं B2 जैसे कर रहा हूँ, जी। तो मुझे ये जानना था कि क्या उसका जो टाइम है अभी 27-28 मिनट का है वो। हुँ, तो अगर मैं उसको खुद से करता हूँ तो क्या उसका टाइम कम किया जा सकता है? और उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जैसे हम सम्मोहन दिन में 2 बार करते हैं, एक जी, सुबह, एक शाम, तो क्या हम 2 बार से ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं क्या? जी, जी। जी सर। बिल्कुल, आप समय को कम कर सकते हैं, अगर आपको वैसा लगता है तो। अ, हम यही कहते हैं कि जो कोर्स ए करते हैं या पहला कोर्स जो सम्मोहन का आप करते हो, उसके बाद आप 1 महीना उसे जो अपना A1 है, जो सबसे लंबी सम्मोहन प्रक्रिया है, उसे आप रेगुलर शुरू रखिए, उसे इस्तेमाल कीजिए दिन में 2 बार। वो इसलिए भी हम कहते हैं कि सम्मोहन में जाने की एक आदत आपको होनी चाहिए और आप जो सम्मोहन में जितना भी अच्छे लेवल तक जा सकते हो, जितने डेप्थ तक जा सकते हो, वो डेप्थ आप प्राप्त कर लें। इसके लिए ऐसा बोला गया है कि कोर्स करने के बाद पहला 1 महीना आप A1 जो लंबी प्रक्रिया है उसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद हम कहते हैं कि 2-3 महीना आप फिर A3 का इस्तेमाल कीजिए रेगुलरली और फिर आप ये कोशिश करें कि खुद से ही आप सम्मोहन का इस्तेमाल करें। यानी किसी भी ऑडियो फ़ाइल का इस्तेमाल किए बिना A1, A3 ऐसे रिकॉर्डेड प्रक्रियाएँ जो हैं उनका इस्तेमाल किए बिना आप खुद से खुद को सम्मोहित करके इसका इस्तेमाल कीजिए। ये कहने के पीछे कारण ये भी होता है एक महत्वपूर्ण ऐसा कि अ, उसे फिर कैसे जैसे हमारी ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा सम्मोहन में जाने के लिए कोड वर्ड है, हमारा कोड वर्ड है डीप डीप स्लीप और सम्मोहन में बाहर आने का भी एक कोड वर्ड है 101, 102, 103। अब ये दोनों कोड वर्ड्स की एफिशिएंसी या उनका प्रभाव ये बढ़ता जाता है धीरे-धीरे। तो आप 1-2 महीना, 3 महीना आपने एक बार सम्मोहन की प्रैक्टिस ऑडियो फाइल्स में से कर ली, यानी रिकॉर्डेड प्रोसेस में से कर ली, उसके बाद आप खुद से जल्दी से जाने लगते हो। तब इतनी ही लंबी प्रक्रिया करनी चाहिए ज़रूरी नहीं। इसलिए आप खुद से जब करते हो तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। कभी-कभी जैसा होता है कि मुझे थोड़ा वक़्त कम है या और अच्छे सम्मोहन में मैं जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है, तो मैं जो हमारा बगीचा है या डेन वाला पार्ट है उसे शॉर्ट में कर लूँ या बॉडी रिलैक्स ज़्यादा जल्दी-जल्दी कर दूँ और मैं जल्दी से सम्मोहन में चला जाऊँ और मुझे जो सूचनाएँ देनी है वो अच्छे से। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं थोड़ा आज मुझे वो बगीचे में और घूमने की इच्छा है, ज़्यादा और देर रुकने की इच्छा है। तो अंदर जाते वक़्त भी ज़्यादा देर रुकूँ, बाहर आते वक़्त भी ज़्यादा देर रुकूँ। ये सारे बदलाव आप कर सकते हो जब आप खुद से खुद को सूचनाएँ दे रहे हो। तो इसलिए वैसा आप ज़रूर कर सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि 2 से ज़्यादा बार किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप कोई बीमारी हो रही है आपको, हुई है आपको, यानी आप बीमार हो, उसके लिए सूचनाएँ देनी है, तो ज़्यादा बार करिए।
अ, पर देखिए कितना देर आप देंगे उसमें? आखिर में सम्मोहन हम क्यों सिर्फ हमने सीखा है कि उसका इस्तेमाल करके हम अपने व्यक्तित्व में बदलाव करें और हमारी जो एक्चुअल ज़िंदगी है वो ज़्यादा अच्छे से जिए, है ना? तो उसमें एक समय से ज़्यादा वक़्त जाना, एक हद से ज़्यादा वक़्त जाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी वही अच्छा लगने लगा, उसी में मज़ा आने लगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 बार पर सूचनाएँ जो देनी है खुद को, जब खुद को बदलाव करने होते हैं खुद में, कोई टारगेट हमारा ज़रूरी होता है, तब ज़रूरी है दिन में 2 बार आप सूचनाएँ दें। इसके लिए हम कहते हैं दिन में 2 बार कीजिए। कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा 1 आध साल बाद कि आपको चाहिए वो जो भी इमरजेंसी या जो भी इम्पोर्टेंट आपके व्यक्तित्व में बदलाव थे, वो हो चुके हैं। अभी आपको ऐसा कोई टारगेट नहीं है। फिर आप खुद के जनरल सजेशंस के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब आपने दिन में 1 बार किया तो भी चलेगा, 2 बार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और कभी आप बीमार हो गए, कोई बीमारी चल रही है, ऐसे में आप 2 से ज़्यादा बार, 3 बार, 4 बार, वैसे भी आपको रेस्ट बोला गया है, आराम ही कर रहे हैं। ऐसे वक़्त में आपने ज़्यादा बार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी के लिए सूचनाएँ देकर उसके फ़ायदे भी हम उठा सकते हैं अच्छे से, ठीक है? तो ये सब आप कर सकते हो पर नॉर्मल कोर्स में जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे वो जो कल्पनाओं का विश्व है सम्मोहन का, वही मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा नॉर्मल ज़िंदगी। इसलिए हम कहते हैं कि 2 से ज़्यादा बार करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप पर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी समस्या हो तो कर सकते हो। जब टारगेट नहीं है तब एक बार भी किया जा सकता है। ठीक है दीपक जी? जी, थैंक यू सर। यस, ओके। मैं अभी चैट में से 1-2 सवाल लेता हूँ, फिर ऑडियो में से पूछेंगे। हाँ, हेलो। एक हाँ, 1 सेकंड गोवर्धन जी, मैं ऑडियो में चैट में से ले रहा हूँ सवाल, फिर आपका लेते हैं। जी, सवाल ऐसा है कि मैं विशेष आवश्यकता वाले बच बच्चों को पढ़ाने का अ, अ, उनका अनुभव है, उसमें वो काम करते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा अगर हाइपर हो जाए, तो सम्मोहन की कौन-सी थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, उन्होंने C1 भी कर रखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि आप मेंटल रिटार्डेशन यानी जो मंदबुद्धि जिसे हम पहले कहते थे, आजकल हम वो शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं, पर जो स्लो बच्चे होते हैं, या जिनका दिमागी विकास ठीक से नहीं हुआ है, ऐसे जो लोग बच्चे होते हैं, उनमें आप अगर काम करते हैं, तो कभी-कभी वो बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ये कभी-कभी समस्या हो जाती है। अब यहाँ पे आपको तो पता है, आप काम ही करते हैं तो कि मेंटल रिटार्डेशन जो होता है उसके अलग-अलग स्वरूप होते हैं। यानी एकदम बॉर्डर लाइन मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, ऐसे एक्सट्रीम तक भी मेंटल रिटार्डेशन। अब अगर आप जो ये बोल रहे हैं कि सम्मोहन में वगैरह कौन बच्चे जा सकते हैं कि जो पूरी तरह से या एकदम ज़्यादा मंदबुद्धि नहीं है। नहीं तो वो अगर सूचनाएँ स्वीकार ही नहीं करते और सूचनाओं पे अमल ही नहीं करते, ऐसे अगर बच्चे हैं, तो उनमें तो आप सम्मोहन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। तो और वो अगर ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो वो सम्मोहन या तो वो सम्मोहन में जा सकते हैं क्या? ये पहले आप चेक कर लें सभी बच्चों का। जब ऐसा कोई एग्रेसिव हो गया है बच्चा, तो साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करना चाहिए आपको तो दिया गया होगा। जब एग्रेशन में है, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सजेशन दे सकते हैं। जैसा एक C1 कोर्स में या B कोर्स में भी हमने देखा है कि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, कोई भी इमोशन अगर हम पे हावी होता है, तो लगभग हमारी तब क्रिटिकल फैकल्टी ठीक से काम नहीं करती, हम बहुत सजेस्टिबल हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको आप पॉजिटिव सजेशन अगर देंगे, तो उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। पॉजिटिव सजेशन किस तरह का हो सकता है कि वो एग्रेसिव हुआ है बच्चा और फिर उसको आप बोल रहे हो कि अब वो भाषा समझ रहा है क्या आपकी? उस तरह का वो मेंटली रिटार्डेड कितना है ये आपको पता। पर अगर आप पूछ रहे हैं इसका मतलब वो भाषा वगैरह समझता है, सूचनाएँ समझता है, ऐसा लड़का है। उसको आप ऐसे में सूचनाएँ दे सकते हैं कि अ, तुम्हारा खुद पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। तुम
तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकलता जा रहा है, तुम रिलैक्स हो रहे हो, तुम शांत हो रहे हो, तुम्हारा तुम जो भी तुमको कहना है, जिसका भी गुस्सा आया है, उसे अपने शब्दों में बोल रहे हो, अच्छे से बता रहे हो। इस तरह की सूचनाएँ जो भी तब का रिस्पॉन्स है, यानी तब जो भी सिचुएशन में उस बच्चे को गुस्सा आया है, एग्रेशन हुआ है, अगर आपको पता है, तो उससे जुड़ी सूचनाएँ उसको दी जा सकती है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में। जैसा आपको उसका बर्ताव चाहिए, जैसा उसका बिहेवियर आपको चाहिए, उस हिसाब से। तो वैसी सूचनाएँ उसको दी जा सकती है। हम ऐसा कर सकते हैं कि आप ये सूचनाएँ लिखो, किसी सिचुएशन के बारे में और उसको मेरे साथ में डिस्कस करो, व्हाट्सएप पर मुझे भेजो, तब हम और अच्छे से डिटेल में उसको लिख पाएँगे। ठीक है राजवीर जी? आप कुछ पूछना चाहते हैं इस पे? ठीक। हाँ, गोवर्धन जी आपने माइक ऑन किया था, आप पूछ सकते हैं, आपका कोई सवाल हो तो? जी सर। जी। जैसे मैं तनाव और उसके बाद में आपके बाद कुमार दीपक जी सवाल पूछेंगे, उन्होंने हाथ ऊपर किया। हाँ, गोवर्धन जी बोलिए। जैसे मुझे तनाव 2020 से हुआ है, तनाव हुआ है और चिंता होती है। ओके। तो कैसे मैं अपने आदत और व्यवहार और सोच में बदलाव करके कैसे इससे हम बाहर आए? ओके। तनाव होती है, चिंता होती है, इस पे हमने एक कोर्स में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट ये विषय लिखा हुआ है। जी। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक फिर से एक बार पढ़िए अच्छे से। जी। इसमें हमने देखा है कि 3 तरह से या 3 चरणों में हमको तनाव को ठीक करना है। पहला चरण है कि फर्स्ट एड की ज़रूरत है। चिंता हो रही है, तनाव हो रहा है तो उसके हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे, हमारे बर्ताव पे, परफॉर्मेंस पे बुरे परिणाम होते हैं। तो उसको जल्दी से ठीक करने के लिए हम रेगुलर एक तो सम्मोहन का इस्तेमाल शुरू करें, उसे कहीं से उसमें कभी कभी बाधा ना आने दें। तो ये शुरू करते ही थोड़ा जो एक उसका तनाव के कारण दुष्परिणाम होने हैं, वो कम होने लगते हैं, है ना? उसके प्रभाव कम होने लगते हैं खराब वाले। तो वो पहला है। दूसरा है उसमें हमने डिटेल में देखा है कि आप हमारी जो दिनचर्या है, उसमें तनाव कम करने वाली चीज़ें कौन सी होनी चाहिए। यानी थोड़ा समय एंटरटेनमेंट को भी होना चाहिए दिन में, नींद ठीक से होनी चाहिए, ऐसे कई पॉइंटर्स वहाँ पे दिए गए हैं, है ना? कोई हॉबी आपकी हो तो उसमें आपने समय देना चाहिए। ऐसे कई पॉइंटर्स उसमें दिए गए हैं। तो वो सारे पॉइंटर्स को अपने उसमें से कौन-सी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में और उसमें डाल सकते हो? कौन-सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आप ला सकते हो, उसके बारे में सोचिए और वो अपने अपनी दिनचर्या में लाने की कोशिश जी। कीजिए। और तीसरा होता है हमको ऐसी सोच बनानी है, ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि जिसके कारण हमको तनाव ही कम आए। अब वो पूरे आपकी व्यक्तित्व विकास का मुद्दा है। जैसे आत्मविश्वास अच्छा होगा तो तनाव कम आएगा। हम अगर चीज़ों से डरते नहीं हैं, निडर हैं, तो तनाव कम हो जाएगा। अब निडरता में हमने वो भी चीज़ों पे बात की है कि यानी पैसों का भी पैसों को लेकर हमको जो डर अगर होता है, तो वो भी कैसे नहीं होना चाहिए, इस पे भी पूरे कोर्स में हमने बात की हुई है। उसके अलावा तो ओवरऑल निडरता, किसी भी चीज़ से ना डरना, ये कैसे करना है, ये कैसा व्यक्तित्व बनाना है, इस पे आप काम कर सकते हैं। तो एक-एक डर अपने व्यक्तित्व में से निकाल दीजिए। इसके अलावा हमने देखा है कि जो फेस वाला मुद्दा है, यानी इनर फेस और आउटर फेस, यानी खुद के तरफ लोगों की नजरों से मत देखिए। आपको जो अंदर से खुद पे लगता है खुद के बारे में, उसको महत्व दीजिए और अंदर से खुद के बारे में पॉजिटिव सोचिए। तो ये जो इनर फेस आउटर फेस वाला मुद्दा था वो भी है। तो ओवरऑल ही हमको फिर सकारात्मक विचार करना हर चीज के बारे में। हमारे सारे विचार जो दिमाग में चलते हैं उसमें अगर कोई नकारात्मक विचार चल रहा है तो समस्या होती है। हमको तनाव ज्यादा तब होता है जब नकारात्मक विचार चलते हैं। तो सकारात्मक विचार उसके बजाय होने चाहिए। तो ये कैसे हो सकते हैं?
तो जब आप बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव होता है और चिंता बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं उस पर से समझ सकता हूँ या आप समझ सकते हैं कि हम कहीं न कहीं नेगेटिव विचार कर रहे हैं या अतार्किक विचार कर रहे हैं। तो हमको सारे विचारों को तार्किक करना है अपने, यानी लॉजिकल होने चाहिए और सारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो फिर उसमें कहाँ ऐसा आप कर सकते हो कि आपके जो भी नकारात्मक विचार हैं, आपको अगर अब नकारात्मक विचार यानी क्या? तो नकारात्मक विचार यानी ऐसे विचार जो या तो काल्पनिक विचार हैं, यानी यथार्थ पे आधारित नहीं है, या दूसरा वो ऐसे विचार है जिनसे कोई नेगेटिव भावना पैदा हो रही है, यानी ऐसी कोई सोच की जिसके कारण आपको तनाव आ रहा है, ऐसी कोई सोच जिसके कारण आपको डर लग रहा है, ऐसी कोई सोच जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, ऐसे ये जो है ये हो गए नकारात्मक विचार की कोई नेगेटिव भावना उत्पन्न हो रही है उसके कारण, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये सारे हो गए नकारात्मक विचार। अब हमको क्या करना है, अब जो भी बोल नहीं रहे वो माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, अ, इनको हमको बदलना है सकारात्मक विचारों में। और हाँ, नकारात्मक विचारों में और एक होता है कि नेगेटिव भावना पैदा हो रही है और या तो नेगेटिव क्रिया पैदा हो रही है, नेगेटिव कृति पैदा हो रही है, या आप निष्क्रिय बन रहे हैं, यानी कोई अच्छी कृति करने का आपका उत्साह कम हो रहा है। आप गोवर्धन जी आपका माइक ऑफ कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से तो ये हो गए नेगेटिव विचार और सारे। जो हो गया एक दूसरा एक item। सेकंड, एक सेकंड। तो उसके बजाय हमको पॉजिटिव विचार करना है। तो इसकी आप लिस्ट बना सकते हैं अपने नेगेटिव विचारों की। उसमें आप सोचिए कि पॉजिटिव विचार कैसे होगा, वो कैसे करना चाहिए, इस पे हम आप सोच सकते हैं। और फिर उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं खुद को कि नकारात्मक विचार वाला जो साइको फीडबैक मेथड आपने सीखा है कि नकारात्मक विचार आते ही आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, उसके बजाय आप सकारात्मक विचार करने लगोगे और फिर जो भी आपका काम आप कर रहे थे उस पे आप पूरी एकाग्रता से उस पे सोचने लगोगे। इस तरह से आपको खुद को सूचनाएं देनी। तो नकारात्मक विचार हटाने के लिए भी आप कर सकते हैं। ऐसी सारी बातें। ठीक है, हाँ, कुछ आप जोड़ के बोलना चाहते थे गोवर्धन जी, अभी अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, नहीं, ओके, ठीक है। ठीक है, तो इन सारे बातों पे काम कीजिए। आपको कुछ चर्चा करनी हो तो मुझसे संपर्क ठीक है। कीजिए। जी, ठीक ओ है जी। हेलो। ओके, हाँ। हाँ, यस। कुमार दीपक जी पूछने वाले थे सवाल, हाँ, बोलिए। क्षितिज, मी 2 वर्षापूर्वी एक कोर्स केला आहे. तर हाँ, हाँ, आणि श्यामानव सरांचे मी व्हिडिओज खूप बघतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल त्यांनी खूप विस्तृतपणे माहिती दिलेली आहे. तर मला फक्त एक विचारायचं आहे की हं, छत्रपती शिवाजी महाराज देखील रॅशनल होते का? कारण त्यांनी बऱ्याचशा लढाया अमावस्यामध्ये पण केलेल्या आहेत. समुद्र पर्यटनावरती आपल्या धर्मशास्त्राप्रमाणे आपल्याला परवानगी नव्हती. पण त्यांनी अनेक जलदुर्ग बांधलेत, समुद्र पर्यटन केलंय. हं, तसंच त्यांनी त्यांना जो दुसरा मुलगा झाला होता छत्रपती राजाराम महाराज, ते पायाळू होते आणि पायाळू लोकांच्या बाबतीत म्हणजे अनेक गैरसमज असतात. पण त्यांना जेव्हा मुलगा झाला पायाळू, तर तेव्हा त्यांनी हे पॉझिटिव्हली सांगितलं होतं की हा हा अख्खी मोगलाई पालथी घालणार म्हणून हा पालथा जन्माला आलाय असं. म्हणजे त्यांच्या कुठल्याच वागण्यामध्ये वगैरे अंधश्रद्धा दिसत नव्हती. हं, तर मला फक्त एक तेवढंच विचारायचं की ते रॅशनल होते की काय म्हणजे असं. बिल्कुल। अ, कुमार दीपक जी का सवाल है कि शिवाजी महाराज जो थे, क्या वो रैशनल थे? क्योंकि ऐसे कई उदाहरण उनके दिखते हैं कि जब उन्होंने रैशनली काम किया। जैसे वो अब अमावस्या के वक़्त लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो बुरा वक़्त होता है ऐसा मानते हैं, बल्कि वो तभी अटैक करते थे शत्रुओं पे, क्योंकि अमावस्या में जो रात के अंधेरे में वो हमले करते थे, क्योंकि वो अ, छोटा राज्य था। अ, जब शुरू में वो लड़ाइयाँ कर रहे थे, तो ऐसे में आमने-सामने की लड़ाई में वो जीतेंगे ऐसा नहीं होता था, तो वो इसके लिए रात के अंधेरे का इस्तेमाल करके ऐसे हमले करते थे और वैसे लड़ाइयाँ जीतते थे। तो फिर वो अमावस्या में भी करते थे, तो ऐसी कई रैशनल बातें उनका एक लड़का जो जिसके पैर जिसे हम मराठी में पायाळू कहते हैं, यानी जिसके पैदा होते वक़्त पैर पहले बाहर आते हैं।
तो वैसा था। तो क्या ये उसको अब गलत माना जाता था या ये बुरी बात है ऐसा माना जाता था, पर उन्होंने उसके बारे में पॉजिटिव बात की। इसके पैर पहले इसलिए आए क्योंकि ये शत्रुओं को पैर के नीचे रोन देने वाला है, इस तरह से शिवाजी ने कहा। तो ऐसे कई उदाहरण कुमार दीपक जी ने दिए और कहा कि क्या ये रैशनल थे शिवाजी। तो अभी देखिए कि जिसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक थिंकिंग, अ, एक हिसाब से कहें तो साइंटिफिक थिंकिंग हमारा आया साइंटिफिक मेथड जब बनी उसके बाद। और साइंटिफिक मेथड कब बनी, तो हम देखते हैं कि शिवाजी के समकालीन समय, शिवाजी के समय, वो समय है शिवाजी का जब गैलीलियो वगैरह यूरोप में पैदा। और गैलीलियो को हम बहुत इम्पोर्ट बहुत महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि गैलीलियो ने पहली बार विज्ञान में प्रयोगों का महत्व शुरू किया। यानी विज्ञान को इसे समझने के लिए या विज्ञान में कोई बात ढूंढने के लिए प्रयोग करके देखने चाहिए। ये बात पहली बार गैलीलियो ने बहुत अच्छे से उसका महत्व बढ़ाया सब लोगों में। उसके बाद गैलीलियो जिस वर्ष मरा, उसी वर्ष लगभग न्यूटन का जन्म हुआ। और न्यूटन को हम फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं। जिसके बाद जिसने गणित का इस्तेमाल विज्ञान में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया। और गणित और विज्ञान का एक हम कहते हैं कि कनेक्शन तब से शुरू हुआ। ये दोनों होने के बाद वैज्ञानिक प्रक्रिया लगभग इंसान को समझ में आई। तो उसके बाद का समय नॉर्मली हम कहेंगे कि वैज्ञानिक, फिर तब से हमारी जो प्रगति हुई है 300 साल पहले, तो 300 साल पहले का हमारा यानी 300, साढ़े 300, 400 साल पहले का शिवाजी महाराज का वक्त, उसके पीछे के 2-3 हजार साल, वो 2-3 हजार सालों में इतने बदलाव नहीं हुए जितने बदलाव हमारे आखिरी 300, साढ़े 300, 400 सालों में हुए। वो इसलिए हुए क्योंकि वैज्ञानिक, हमारी प्रगति जो है बहुत तेजी से हुई क्योंकि वैज्ञानिक प्रक्रिया हमको समझ में आई। तब हम यानी टेक्निकली कहें तो हम कह सकते हैं कि उसके पहले लोगों को रैशनल या इर्रेशनल कहना सही नहीं। पर ये हम भाषा शब्दों में पकड़ने वाली बात है। उसके पहले हमको क्या दिखता है, कई लोग रैशनल रहे हैं। जैसे शिवाजी महाराज के साथ में जो संत हमको पता है, जैसे संत तुकाराम, वो बहुत रैशनल बातें कहते थे, अंधश्रद्धाओं के खिलाफ बात करते थे। उसके पहले भी हमको संत ज्ञानेश्वर पता है, कई सारे संत हैं जिन्होंने अब संत यानी कौन, तो तब के विचारक लोग होंगे, तब लोगों में विचार रखने वाले लोग थे वो, तो उनको संत कहने लगे लोग। तो उन्होंने अंधश्रद्धाओं के खिलाफ कई बातें पहले से कही। हमको पता है भारत में ही चारवाक की पूरी परंपरा रही है, तो वो लोग भी रैशनल रहे थे। वो किसी बात को केवल कह दिया कहीं पे, केवल वेदों में लिखा है इसलिए सच नहीं मानते थे। केवल किसी ग्रंथ में लिखा है इसलिए सच नहीं मानेंगे। केवल ये आप कहते हो आपके धर्म का हिस्सा है इसलिए सच है, ऐसा नहीं। तो उसके क्या प्रमाण है? वो कैसे आपने सिद्ध किया? इसको महत्व देते थे। ऐसे सारे लोगों को हमको रैशनल कहना पड़ेगा। और शिवाजी भी हमको दिखता है कि वैसा उन्होंने बहुत कई निर्णय उन्होंने लिए। अ, शिवाजी ने साथ में, क्योंकि उनको राजा बनना था, तो थोड़ा धार्मिक प्रक्रियाओं को भी महत्व दिया, जैसे खुद का राज्याभिषेक करा लेना। उसके लिए उन्होंने कहे तो थोड़ा जैसे गलत कंडीशंस को भी मान लिया, जो तब के पंडितों ने उनके सामने रखी थी। पर क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी था कि जो लोग इन धार्मिक चीज़ों को मानते हैं, उनमें भी मान्यता शिवाजी को मिल सके। पर ये कुछ लोगों के लिए या कुछ जनता के लिए उन्होंने किया होगा, फिर भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर उनके निर्णय हमको रैशनल दिखते हैं। अ, और ये सारा उनमें उनकी माँ जो थी जीजाई, उनसे आया होगा। जीजाबाई भी वो वैसे विचारों की होगी, ऐसा लगता है। तो बिल्कुल आप जो कहते हैं वो सही लगता है, वो काफ़ी रैशनल थे। वो धर्मांध नहीं थे, ये तो समझ में आता है क्योंकि तब की जो लड़ाइयाँ उनकी थी, वो किसी धर्म के लिए नहीं थी। भारत में अलग-अलग धर्मों के राजा थे और सबकी एक-दूसरे से लड़ाई चलती थी। तो वो राज्य के लिए, पर शिवाजी का महत्व इसलिए ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो राज्य कितना अच्छा चलाते थे, जो जनता के लिए चलाते थे। जनता, और उन्होंने नाम भी उसको हिंदवी स्वराज्य दिया। स्वराज्य का मतलब है हम खुद पे राज करेंगे। तो तब भले ही वो डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी के बारे में सोचेंगे भी कैसे तब, अगर डेमोक्रेसी कहीं है ही नहीं तो।
पर वो जनता के भले के लिए वो राज चलाते थे और ये बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन उसका हमको मिलता है शिवाजी के इतिहास में। वो जनता की किस तरह मदद करते थे, जनता से उनका रिश्ता ही अलग था। इसलिए हम शिवाजी को ज़्यादा बड़ा मानते हैं। तो ये बहुत अब रैशनल बात दिखती है। जनता को क्यों महत्व देंगे? कोई इंसान जब मानता है कि मैं भी जनता का ही एक हिस्सा हूँ, जनता और मैं दोनों एक ही लेवल के हैं, तभी तो वो जनता की केयर करेगा, है ना? अगर मैं ईश्वर का अंश हूँ वगैरह ऐसे अंधश्रद्धा है उसकी है, तो क्या हाँ, ये जनता है, ये तो इनके पापों के कारण गरीब है वगैरह ऐसा मान के फिर वो उनके पीछे ध्यान भी नहीं देगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल ही उनके अप्रोच में हमको दिखता है कि एक रैशनैलिटी थी, एक मॉडर्न जिसे हम कहते हैं वैल्यूज़ वैसे वैल्यूज़ उनमें थे। तो ये हमको दिखता है। तब के तब का जो समय था उसके हिसाब से हो सकता है कुछ अंधश्रद्धाएँ भी हो। पर ओवरऑल एटीट्यूड हमको बहुत रैशनल उनका दिखता है, ये बात सही है आपकी। थोड़ा टॉपिक से अलग था, पर चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है कुमार दीपक जी? हाँ सर, थैंक यू। ओके। मैं चैट में से 1-2 सवाल लेता हूँ अभी, फिर हम ये फिर से सवाल लेंगे माइक पे। हाँ, सवाल ऐसा है, while giving instructions to myself during progressive relaxation, I find it difficult to believe in the instructions. It all feels difficult to believe. How to overcome this? सिद्धांत पाटिल जी, तो क्या आपने निमोनिक्स कोर्स किया है इसलिए ये सवाल आपका है? नहीं सर, मैंने हाँ, निमोनिक्स कोर्स नहीं किया है। मैंने सिर्फ प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का कोर्स ही किया है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है, वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। सर कोर्स ए सिर्फ वही किया है। हाँ, तो कोर्स ए में तो सम्मोहन है ना पूरा, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ही है, ऐसा नहीं है। सर जो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस जो सर के काफी सारे रिकॉर्डिंग्स देखे थे, तो उसमें आप बोलते हो कि एक गार्डन के बारे में विचार करो, उसमें खुद को रिलैक्स करने के बारे में सोचो। जैसे कि स्टार्टिंग होती है कि अपने पैरों को रिलैक्स करते हुए सोचो, फिर अपने बाहों हाँ, को हाँ, रिलैक्स ठीक है। करते हाथ। तो ये सब चीजें तो आपके पास सारे वो इनिशियली। ऑडियो फाइल है? आपके पास वो ऑडियो फाइल है A1, A2, A3, P1, P2? हाँ सर, ऑडियो फाइल्स है, उनको मैं रेगुलरली सुनता हूँ, लेकिन इनिशियली ओके, काफी डिफिकल्ट लगता है। हाँ, क्या डिफिकल्ट लगता है? आपने हाँ, ये बिलीव करना कि मतलब जैसे पैरों को सर बोलते हैं कि पैरों को हुँ, टेंशन है वो कम हो रहा है। तो हुँ, ये अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन तो दे देते हैं, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि मतलब वो जेन्युइनली लगता नहीं है। हुँ। उसको तो वो दिक्कत है। उसको विजुअलाइज़ करना है, ठीक है? अब जैसे अभी आपके माइंड के कंट्रोल में कोई बात है, जैसे अपने मसल्स को हम टेंस कर सकते हैं और रिलैक्स भी छोड़ सकते हैं, बराबर? हाँ अब वो जो टेंस करना है, रिलैक्स छोड़ना है, ये हमारे कॉन्शियसली भी कर सकते हैं, पर सबकॉन्शियसली भी होता है। जैसे स्ट्रेस्ड इंसान हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो, तो ओवरऑल उसमें स्टिफनेस रहेगा। वो रिलैक्स हो तो उसके मसल भी रिलैक्स होंगे, ठीक है? ये कुछ जगहों पे आपका ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ मसल टेंस रहते हैं, ऐसा भी होता है। कहने का मेरा मतलब है जैसे कॉन्शियसली ये कंट्रोल होता है, वैसे थोड़ा सबकॉन्शियसली भी कंट्रोल होते रहता है। हुँ? तो हमको क्या करना है यहाँ पे कॉन्शियसली भी रिलैक्स कीजिए और सबकॉन्शियसली रिलैक्स हो रहा है, ऐसा विजुअलाइज़ कीजिए। अब कॉन्शियसली रिलैक्स कीजिए यानी क्या? आपको पता है मैंने मेरा हाथ ऐसे रखा है, पर ये हाथ को मैं ऐसे टाइट भी कर सकता हूँ और इसको ढीला भी छोड़ सकता हूँ, है ना? तो वैसे ही करना है, मसल्स को रिलैक्स कर देना है, ठीक है? कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली रिलैक्स हो रहा है ना, वैसे इमेजिन करना है कि अंदर से पूरी चीज़ें रिलैक्स हो रही हैं। अब ये इमेजिन करने से क्या होगा? इमेजिन करने से आपका सबकॉन्शियस वैसा होने लगता है, करने लगता है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें आपने बिलीव करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप जब भी देखिए, जो भी जैसे अभी आपको अगर भाषण देने की आदत है, आप भाषण देने जाओगे, तो आपको पहले अपने आप इमेजिन होगा, यानी इमेजिन ये एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा कि मैं अब जाऊँगा स्टेज पे और अच्छे से कॉन्फिडेंटली भाषण देने वाला हूँ। आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अंदर से, वैसा इमेजिन हो रहा है आपको पॉजिटिव, होता ही है।
पर वही अगर आपको उसकी आदत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डरते हो, तो आपको वो इमेजिन होता है कि मैं जाऊँगा, फिर मैं अटक जाऊँगा, मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आएगी, मैं हकलाऊँगा, लोग हँसेंगे, वगैरह, मुझे पसीना आ जाएगा, मैं बोल ही नहीं पाऊँगा ठीक से, वगैरह-वगैरह। तो आपका ऐसा इमेजिनेशन अपने आप चलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चलेगा या बैक ऑफ द माइंड चलेगा और वैसा फिर आपका परफॉर्मेंस भी होता है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ जो आप खुद से ऐसा करने जा रहे हो, उसके पहले आपका दिमाग में एक इमेजिनेशन भी चलते रहता है। हमेशा हम वो प्रेज़ेंट में ही होते हैं ऐसा नहीं ना, हम आगे का भी सोच रहे होते हैं, पीछे का भी सोच रहे होते हैं। तो ये जो आगे का एक्सपेक्टेशन आपका है, ये अभी पॉज़िटिव होने वाला है कि नेगेटिव होने वाला है, वो हम सबका चलता है और वो एक उसको अगर हम बोले कि इमेजिनेशन की तरह की वो प्रक्रिया होती है। उसमें बदलाव करने के लिए हमको इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइज़ करना है। तो मैं जैसा आपको कहा कि जो भी वो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको विजुअलाइज़ कीजिए कि वैसा आपके साथ हो रहा है। वो विजुअलाइज़ करना ये धीरे-धीरे कॉन्शियसली होगा, पर धीरे-धीरे ये प्रक्रिया सबकॉन्शियसली भी चालू हो जाएगी। इसीलिए तो हम सम्मोहन का इस्तेमाल करते हैं ना, कि हम कॉन्शियस माइंड का मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, पर मुझे गुस्सा आता है। तो मुझे लगता है गुस्सा नहीं आना चाहिए यानी मेरे कॉन्शियस माइंड को, पर मुझे गुस्सा आता है यानी मेरे सबकॉन्शियस से अपने आप। मेरी इच्छा है मुझे डर ना लगे, यानी कॉन्शियसली मुझे लगता है डर ना लगे, पर मुझे डर लग जाता है टाइम पे। तो ये अंदर से सबकॉन्शियसली लगता है। मेरी इच्छा है मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँ, पर मुझे बोर हो जाता है मैं पढ़ नहीं पाता। तो मेरी इच्छा है मैं पढ़ाई करूँ कॉन्शियस माइंड, पर बोर हो जाता है सबकॉन्शियस। हमको क्या करना है, हम व्यक्तित्व विकास का ही मतलब क्या है, सम्मोहन का ही मतलब क्या है, कि हमारे कॉन्शियस माइंड के हिसाब से हमको जैसा लगता है वैसा हमको बनना है। उसके लिए हम हमारा जो व्यक्तित्व है यानी सबकॉन्शियस माइंड है, उसका प्रोग्रामिंग है, उसको बदलने वाला। उसको बदलने का तरीका क्या है? सम्मोहन में जाके वैसी चीजें विजुअलाइज करो, जैसा आप चाहते हो आपका बर्ताव हो, जैसा आप चाहते हो आपकी भावनाएं हो, जैसा आप चाहते हो आपका परफॉर्मेंस हो, वैसा विजुअलाइज करते जाओ। वो प्रोग्राम हो जाता है आपके माइंड में, दिमाग में, और फिर आपका सबकॉन्शियस वैसे काम करने लगता है। ठीक है? तो इसलिए वैसा विजुअलाइज आपको करना है, लॉजिकली नहीं सोचना है उसके बारे में, उसकी वहां जरूरत नहीं। लॉजिकली वही मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइंटिफिक मेथड है, इसलिए उसके पीछे का लॉजिक मैंने फिर से एक बार समझाया। जो कोर्स ए में वैसे समझाया हुआ है, पर फिर भी मैं फिर से एक बार आपको समझाया। अब इसको क्या करना है, आप जो भी करते हो तब खुद भी रिलैक्स करो शरीर को, और वो हो रहा है ऐसा विजुअलाइज भी करो। ठीक है? जो भी सूचनाएं वहां दी गई है उनको विजुअलाइज करो, उसका चित्र सामने लाओ, उसे फील करने की कोशिश करो। जैसे अब आप बगीचे में घूम रहे हो, तो बगीचे को विजुअलाइज करो, बगीचे में कैसी स्मेल आएगी। अब वहां पे फूलों के वृक्ष लगे हैं तो फूलों की कैसी गंध आएगी, फिर वहां पे कैसे ठंडा ठंडा लगेगा आपको, फिर वो स्पर्श, आपको जो घास पे चल रहे हो तो स्पर्श पैरों को कैसा महसूस होगा। इस तरह से ये चीजें फील करने की कोशिश करो। उसे जितना रियलिस्टिक आप बनाओगे, उतना ज्यादा अच्छा उसका इम्पैक्ट आप पे होगा, उतना अच्छे संबोधन में आप जाओगे, उतना ही अच्छा सजेशन और काम करने लगेगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको वो विजुअलाइज भी करना है। फिर आगे जो आप सूचनाएं दे रहे हो खुद को, जो भी सूचनाएं है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, विजुअलाइज करो। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, आपका पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग चला जा रहा है। अब ये चीजें भी विजुअलाइज करना संभव है। ये जो लोग विजुअलाइज करते हैं, वो समझ सकते हैं कि ऐसा विजुअलाइज, उसमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं। ठीक है? तो ऐसा आपको पॉजिटिव एक एक्सपेक्टेशन विजुअलाइज करते जाना है सारी चीजों के बारे में, जो भी टारगेट आपका है उसको भी लेके। ठीक है? तो ये जब विजुअलाइज करोगे आप, तो आपका सबकॉन्शियस वैसे बदल जाएगा और वैसे रिजल्ट आपको आने लगेंगे। ठीक है? समझ में आया आपको कुछ, यानी आपको आपका जवाब मिला सिद्धांत जी? जी। ठीक है? वैसे आप करके हाँ देखिए, फिर से अगली बार हम बात करते बिल्कुल। हैं। ओके। हाँ, कोई सवाल? दीपक छाबरा जी, आपने हाथ ऊपर करके रखा था, आप पूछना चाहते हैं, पूछिए, फिर मैं हाँ चैट जी, में। हाँ जी जी, सर। जी बोलिए। दो सवाल हैं सर। पहला सवाल ये है कि जब मैं खुद से इंडक्शन करता हूँ B2, तो हुँ, उसमें कुछ 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 स्टेप मैं कई बार भूल जाता हूँ और कुछ और
मतलब फिर याद करने की वजह से वो फिर कॉन्शियसली मैं एक्टिव हो जाता हूँ। फिर दोबारा ओके, याद आता है तो फिर वो दोबारा से शुरू मतलब हो जाता है। और ओके। दूसरा दूसरा सवाल ये सर कि कभी-कभी मतलब ओवरथिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है वो जो ब्रेन है वो काफ़ी हैवी हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो इसके इसके लिए हम क्या सजेशन दे सकते हैं? हुँ, हुँ, जी ठीक। सर। एक जो आपने कहा कि वो कुछ चीज़ें भूल गए आप प्रोसेस में से, तो वैसा होता है। वो ठीक है, वो होता है सबका। वो धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। वो आप हमेशा नहीं भूलोगे ना। अभी आप पहली बार शायद वो करना शुरू किया है आपने B2 का इस्तेमाल, इसलिए शुरू में प्रोसेस भूल रहे हो। कुछ ही दिनों में उसकी आदत हो जाएगी, वो पूरा फिर ये जो डिस्टर्ब हो रहा है और तब आप थोड़े कॉन्शियस हो रहे हो, थोड़ा आप सम्मोहन के बाहर आ रहे हो, वैसा आपको लग रहा है, वैसा बाद में नहीं होगा। अ, उसको नहीं तो 1-2 बार और प्रक्रिया को आप कुछ दिन नहीं तो उसे आप ऐसा भी कर सकते कि एक बार आप ऑडियो का इस्तेमाल कीजिए और एक बार फिर आप खुद से कीजिए। वो पूरी तरह मेमोराइज़ होने तक। तो अगर दिन में 2 बार आप इस्तेमाल करते तो एक बार ऑडियो फाइल का इस्तेमाल करके कीजिए, एक बार खुद से कीजिए। तो वैसा करने से आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा आपका। जो दूसरा मुद्दा था कि दूसरा क्या प्रॉब्लम था आपका? सर ओवरथिंकिंग। हाँ, ओवरथिंकिंग। हाँ, उसके लिए ओ सजेशंस। ठीक है, तो सम्मोहन के वक़्त ऐसा हो रहा है, ऐसा बोल रहे हो आप कि जनरल बात कर रहे हो? नहीं, इन जनरल होता है सर, मतलब पहले भी होता था, अभी सम्मोहन जब से मतलब कर रहा हूँ तब से वो कम है, लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ब्रेन बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए जब हम ओवरथिंकिंग कहते हैं दोस्तों या नेगेटिव थिंकिंग भी हम कहते हैं, तो हम थिंकिंग को रोक नहीं सकते, है ना? हम जितना देर जागते हैं, उतना देर हमारा दिमाग काम करने वाला है, सोचने वाला है। हमारे कॉन्शियस माइंड यानी दिमाग जब हम जाग रहे हैं, तब जो माइंड में चलता है, उसे तो हम रोक नहीं सकते। उसको लेकर हम अवेयर रहने वाले हैं, वो चलने ही वाला है, ठीक है? तो जितना देर हम जागते हैं, हम अगर 24 घंटे में 7 घंटा सोते हैं, 17 घंटा जागते हैं, तो 17 घंटा हम सोचने वाले हैं। तो ओवरथिंकिंग वाला इंसान कोई ज़्यादा सोचता है और उन जिसका ओवरथिंकिंग नहीं है, वो कम सोचता है, ऐसा नहीं है, पहली बात। तो थिंकिंग को हम रोक नहीं सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम थिंकिंग को बदल सकते हैं। यानी अगर हम इलॉजिकल सोचते हैं, उसके बजाय लॉजिकल सोच सकते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं, उसके बजाय हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। हम हमेशा थिंकिंग को बदल सकते हैं, रोक नहीं सकते। हम कोई आगे की बात सोच रहे हैं, उसके बजाय अभी जो हम करना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। कोई ऐसी बात जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते, वो छोड़ के ऐसी बात जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बराबर? तो हम अनवांटेड थिंकिंग के बजाय वांटेड थिंकिंग कर सकते हैं, है ना? हम नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव कर सकते हैं। इलॉजिकल के बजाय लॉजिकल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम विचारों को बदल सकते हैं। और यानी जो मैं काम कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, उसमें उस पे ध्यान देने के बजाय मैं अगर बाकी चीज़ों पे सोच रहा हूँ, तो वो बंद करके मैं प्रेजेंट में जो कर रहा हूँ, उस पे मेरा पूरा एकाग्रता हो, ये मैं कर सकता हूँ। करेक्ट? तो ये जो यानी ये जो 4 लगभग थिंकिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, लॉजिकल, इलॉजिकल, पॉजिटिव, नेगेटिव, आगे-पीछे की सोचना, प्रेजेंट की ना सोचना और चौथा अनवांटेड चीज़ों के बारे में सोचना, वांटेड चीज़ों के बारे में ना सोचना। ये चारों को लेकर हम खुद को सूचना दे सकते हैं। साइको फीडबैक मेथड आपने सीखा है, ये बैड हैबिट की तरह इसे ट्रीट कीजिए। जब भी ये चारों में से कोई तरह का गलत थिंकिंग शुरू होगा, इलॉजिकल, नेगेटिव, अनवांटेड यानी जो अनचाहा ऐसा सोच या फिर आगे-पीछे की सोच, जो अभी काम की नहीं है, ऐसी कोई भी सोच शुरू होगी, तो मैं जागरूक होऊँगा उसके बारे में। उसी क्षण मुझे पता चलेगा कि मैं ऐसे ये 4 में से एक गलती कर रहा हूँ सोचने की, उसे मैं तभी रोक दूँगा, वो तभी रुक जाएगी। उसके बजाय मैं सही चीज़ों पे बारे में सोचने लगूँगा या जो मैं अभी कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं सोचना शुरू कर दूँगा। उस पे पूरा मेरा फ़ोकस हो जाएगा, मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा और जो मैं काम कर रहा हूँ, पूरा फ़ोकस उस पे हो जाएगा
और मैं वो काम आगे करने लगूँगा। इस तरह से आप खुद को सूचनाएँ दीजिए। आपको पता है साइको फीडबैक मेथड में एक-एक करके हमको वो सूचनाएँ कैसे देनी होती है। तो पहले चरण में ऐसा विचार शुरू होते ही मुझे तब तत्काल समझ में आ जाएगा। मैं उसे रोक दूँगा, वो अपने आप रुक जाएगा और मैं पॉज़िटिव सोचने लगूँगा ताकि जो भी यानी गलती हो रही थी, सही ढंग से मैं सोचने लगूँगा और फिर जो मैं काम कर रहा हूँ पूरी एकाग्रता उस पे मेरी हो जाएगी। मैं वो काम आगे करने लगूँगा। इस तरह से खुद को सूचनाएँ दीजिए। फिर ये पहला चरण जब अचीव हो जाता है कुछ दिनों बाद, उसके बाद दूसरे चरण की सूचनाएँ, नेगेटिव थिंकिंग या इस तरह का थिंकिंग शुरू करने के पहले ही मुझे पता चल जाएगा और उसके बजाय मैं पॉजिटिव सोचने लगूँगा, जो सही तरह की सोच है वो आ जाएगी। इस तरह से और फिर वो दूसरा चरण अचीव होने के बाद पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन का तीसरा चरण। इस तरह से आप सूचनाएँ दे सकते हो। इसमें जैसा हमने देखा यहाँ पे कि कॉन्शियसली भी ये करना है। केवल सम्मोहन में सूचनाएँ दे दी, पर बाकी खुद पे कंट्रोल ही नहीं रखा, ऐसा नहीं करना है। खुद भी करने की कोशिश करनी है। जब भी नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है या इस तरह का गलत थिंकिंग हो रहा है, उसके बारे में वो समझ में आते ही आपको भी उसमें कोशिश करके रोकना है और एकाग्रता करनी है। तो कॉन्शियसली भी एफर्ट लेना है, सबकॉन्शियसली भी उसका सजेशन कुछ दिनों में काम करना है। ठीक है दीपक जी? जी सर, थैंक यू। ओके। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। 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 हाँ सर, न्यूरोथेरेपी नाम की कोई थेरेपी है या नहीं? न्यूरोथेरेपी उसमें कैसा रहता है? हाँ, न्यूरोथेरेपी के कंसेप्ट में वो बहुत सारे डॉक्टर मैंने देखे। हाँ, वो न्यूरोथेरेपी ऐसी नाम की कोई तो थेरेपी है। वो मेरा एक फ्रेंड है, उस पर ही काम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो ऐसी थेरेपी है। नहीं पर उसमें क्या होता है? उसमें क्या नहीं, सिर्फ अपने पैरों के घुटने पैर उंगलियां दबाकर थोड़ी सी मालिश करके वो किया जाता है, लेकिन कुछ बड़ा फर्क मुझे नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे पेशेंट को उसका रिजल्ट आया है। तो हाँ। क्या ये थेरेपी सही है या गलत है या फ्रॉड है, इनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। नहीं न्यूरोथेरेपी यानी मैं वही फिर से बोल रहा हूँ कि देखो लोगों को फर्क पड़ता है यानी कुछ लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला इस बात से कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट का तरीका साबित नहीं होता है। इसको प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं कि जो दवाई जिसका कोई फायदा नहीं है उसका भी रिजल्ट लोगों को मिलता है। ठीक है, जैसे अभी आप अगर कल लोगों को बताना शुरू करो कि अम, समझिए कोई ऐसी चीज जो खाने का कोई वैसे डायरेक्ट उसका कोई फायदा उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। समझिए कि आप बोल दो कि आप अगर कोई स्पेसिफिक मलाई पेड़ा खाओ तो मलाई पेड़ा खाने से आपका जुकाम ठीक हो जाता है। आप लोगों को बोलो और ऐसा धीरे धीरे अगर लोगों को वो लोगों में फैलने लगे तो आप पाओगे कि मलाई पेड़ा खाने से भी कई लोगों का जुकाम ठीक होगा या उनका हाँ अरे मेरी नाक बह रही थी मैंने पेड़ा खाया 1 घंटे में मेरी नाक रुक गई बहना। ऐसा वो बताना शुरू करेंगे, वैसा रिजल्ट भी मिलेगा लोगों को। सर, ये ऑरिक्यूलर क्यों थेरेपी होगा? है क्या? क्योंकि क्योंकि जैसा जो हमको लगता है किसी चीज से मैं ठीक हो जाऊंगा उसके कारण हम ठीक होते हैं। ये हमारे ही शरीर के मैकेनिज्म उसको काम करते हैं, उसको ठीक करने वाले मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होते हैं। वो उन पे काम करने से वो रिजल्ट मिल जाता है ना? तो वैसा हो सकता है। हमको क्या करना है फिर? इसलिए कुछ लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, इससे कोई चीज साबित नहीं होती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली क्या थेरेपी होती है। जैसा आप बोल रहे हो वो एक्यूप्रेशर जैसा लग रहा है कि कहीं पे नर्व्स को दबाइए, उसके कारण कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो एक्यूप्रेशर ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक मेथड है। ये कभी साइंस में प्रूव नहीं हो पाया, ऐसे कोई प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनके ऐसे कोई फायदे होते हैं। तो ऑक्यूपंक्चर, ऑक्यूप्रेशर ये अनसाइंटिफिक मेथड्स हैं। अ, उसको साइंस में प्रूव नहीं हो पाए हैं। तो साइंस का जो तरीका होता है कि अभी जैसे अभी लोगों को ये बताया कि मैं ये पॉइंट दबाने से ये ठीक होता है, तो दूसरा कोई पॉइंट दबाओ कुछ लोग दूसरे लोगों का, यानी सर दर्द के लिए ही है पर किसी का अंगूठा दबाओ, किसी का पैरों का तीसरी उंगली दबाओ, किसी के पैरों की यानी अलग जगह पे दबाओ, जिस तलवे में दबा दो और उससे तीनों से अगर ठीक होने लगे लोग एक जैसे, इसका मतलब क्या है? ये पूरी थ्योरी में ही मतलब नहीं है, ये सारा प्लासिबो है। अगर
पैरों के अंगूठे दबाने से भी 100 में से 30 लोग ठीक होते हैं। पैरों की तीसरी उंगली दबाने से भी 100 में से 30 लोग ठीक होते हैं और तलवे के पीछे दबाने से भी 100 में से 30 लोग ठीक होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट और ये ठीक होना, इसका कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सर ऐसे करण ऐसे ऐसे मेथड्स होते हैं साइंस में, उसको चेक करने के बाद ये थेरेपी जो है, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, ये कभी साइंटिफिक साबित नहीं हो पाई है और जो चीज अनसाइंटिफिक है उसे करना ये अंधश्रद्धा है। फिर सर कर्ण बिंदु चिकित्सा ये क्या चिकित्सा है या नहीं? कौन सी? कर्ण बिंदु चिकित्सा ऑरिक्यूलर थेरेपी नाम की थेरेपी हाँ, मुझे उसमें क्या पसंद होता है। है? वो सिर्फ कान के बिंदुओं को दबा कर वो ठीक करते हैं ऐसा बोलते हैं। अरे यानी हमारे कान। ऑक्यूप्रेशर का ही पार्ट हो गया ना, हाँ ऑक्यूप्रेशर का ही पार्ट हुआ ना। हाँ, लेकिन फक्त कान पर ही दबाते हैं, कान के कुछ हाँ पॉइंट दबाते हैं ठीक वो है, हाँ पर उसी का पार्ट हुआ ना। तो जैसे ऑक्यूप्रेशर पूरा ही अनसाइंटिफिक है, तो ये भी अनसाइंटिफिक हमको मिलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यस, मैं चैट में से कोई सवाल लेता हूँ दोस्तों। ठीक है। नीरज जैन जी का सवाल है कि व्हाई डू टेम्पल्स, चर्चेस एक्सेट्रा हैव अ ह्यूज डोम, डज इट हेल्प इन मेडिटेशन एक्सेट्रा? हाँ, अभी ह्यूज डोम और मेडिटेशन में तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, पर जब वो ऐसे मंत्र वगैरह बोलते हैं तो वो घूमते हैं वहां पे। अच्छा, जैसे आपको पता है बुद्धिज्म में भी स्तूपा होते हैं बड़े, तो उस स्तूप में भी आप अगर सेंटर में जाइए या वहां पे कहीं पे भी खड़े रह के थोड़ा सा भी बोलिए, तो वो अकोस्टिक में ऐसे घूमते हैं वो सारे आवाजें। सर गूंजती है आवाज ऐसे। हाँ, गूंजती है, बराबर। तो वो गूंजने के लिए वो काम में आता है। बट मंदिरों में तो हम देखते हैं कि इस तरह से बहुत पूजा अर्चा मंदिर के अंदर वो पार्ट में होती है, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो ज्यादातर या चर्चेस में होता है कि म्यूजिक वगैरह बजाया जाता है वगैरह वहां पे, तो उसके लिए होता है। तो पहली बात तो ये सारे जो हमारे प्रार्थना स्थल होते थे, यहाँ पे सारे लोग, यानी ये सबसे ज्यादा पैसे वाली चीजें भी रही है हमेशा, तो वो बड़े बन सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये वहां के मॉन्यूमेंट रहते थे कि सारे लोगों को दूर से दिखे, समझ में आए, ये भी एक कारण उसके पीछे होता था। प्लस वहां पे सारे लोग पैसे देते हैं, ज्यादातर हम देखते हैं कि अपने सैलरी का 10% वगैरह लोग देते हैं ऐसी चीजों पे। अब ऐसा जितना पैसा जहाँ पे हो रहा है वो तो बिल्डिंग ऊंची हो पाएगी, बड़ी बड़ी हो पाएगी, तो ये हमको सारी दुनिया में दिखता है कि वैसा है। उसका है कि एक मॉन्यूमेंट के तौर पे महत्व तब आएगा जब वो सबसे ऊंची बिल्डिंग वहां की हो, गांव की हो, तो उसके कारण भी है, तो एक एडवर्टाइजिंग का भी उसके पीछे हमको दिखता है। बाकी जो ये बोलते हैं कि वो रेज सारे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, वो सारी है सूडो साइंस की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। अ, उसमें कोई मतलब नहीं है ना, वो कोई चीज सच नहीं है ऐसे होना। अ, तो ऐसा है, तो आवाज गूंजना थोड़ा अकोस्टिक जिसे हम कहते हैं कि आवाज अच्छी आए, गूंजे, सबको सुनाई दे धीरे से बोलने के बाद भी, तो वो भी एक कारण हो। थोड़ा अगर छत ऊंचा है तो वो जगह प्लेजेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ज्यादातर गरीबी ज्यादा रही थी दुनिया में और ये अमीर जगह है, वहां पे ऊंचे छत है, ऊंचे छतों के कारण आपको गर्मी कम लगेगी, ठंडी कम लगेगी, आपको परेशानी कम होगी, तो एक प्लेजेंटनेस भी उसमें आने के कारण है। तो ये भी है, तो ऐसे कई कारणों से वो किया जाता होगा। ये डोम वाला जो पार्ट है आप बोल रहे हो, जैसे अब स्तूप के अंदर सारे बैठते थे तो वहां पे वो आवाज के लिए ज्यादा होगा। मंदिरों में हम देखते हैं कि प्रार्थना के लिए अलग से मंडप वगैरह होते हैं, जो वहां डोम वाला जो जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है उससे उसका कोई वैसे लेना देना नहीं, तो इसलिए वो चीज वहां पे लागू होती है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो पर ये जो दूसरा कारण है कि दूर से दिखे, वो कल्चरल सेंटर भी थे। हम देखते हैं कि सारे ये वहां पे जैसे हम देखते हैं कि जो वहाँ के गाने वाले लोग हैं उनको वहां पे काम मिलता था, जो नाचने वाले लोग हैं उनको काम मिलता था, तो ऐसा कल्चरल सेंटर भी रहता था गांव का वो। तो उसके कारण वो दूर से दिखे, उसका आसानी से पहुंच सके लोग, ये भी उसके पीछे का कारण होगा। और वहां पे पैसा ज्यादा है, ये भी उसके पीछे का एक कारण होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। यस, मैं फिर अभी, यस धवल जी आपने हाथ ऊपर किया है। हेलो जी।
सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर काफ़ी टाइम बाद मुझे भी टाइम लगा एक्चुअली मैं थोड़ा अपने एग्ज़ाम वगैरह में बिज़ी था, आपको पता ही है। जी, जी, जी। सर इस बारी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहे और अरे वाह! मतलब आप मान के चलिए कि बहुत थोड़े से मार्जिन से मतलब बहुत ही थोड़े से मार्जिन से मैं बच मतलब रह गया थोड़े से उससे। जो ओके, कट ऑफ था उससे थोड़े से मतलब मान के चलिए कि 10 नंबरों से मेरा जो आपको बताया मैंने आपको बताया भी था मेंस जी, एग्ज़ामिनेशन होता है एक साथ में उसके जी, अगली जो एक रहती है। जी, 3 स्टेजेस होती हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना सर। जी, जी। तो दूसरी स्टेज वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि उसमें रिटन होता है मतलब हुँ, राइटिंग में होता है। तो हुँ, उसमें थोड़ा-सा मतलब मेरा रह गया बाकी आगे तो इंटरव्यू तो हिमाचल में थोड़ा ज़्यादा मतलब नहीं है, रिटन में अगर आपकी आ गए तो फिर आप क्लियर हो जाते हो, तो थोड़े-से नंबरों से रह गया मैं उसी के लिए फिर ओके, तो अभी मैं थोड़ा अगले सेशन के लिए कर रहा था कोशिश सर अभी एग्ज़ाम है मतलब मई-जून में एग्ज़ाम है फिर से। ओके, ओके। तो उसके लिए चाह रहा था कि आप थोड़ा-सा बता थोड़ा और गाइड कर दें 5 मिनट में ताकि फिर से उसमें लग जाएँगे फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और कितने अटेम्प्ट्स हैं आपके वगैरह? सर ऐसा है कि एक्चुअली क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में हूँ ना, तो यहाँ पे 42 इयर्स तक रहता है मतलब अटेम्प्ट्स की हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं ऐसी रहती है कोई भी ऐसी लिमिट, कोई एज की लिमिटेशन रहती है 42 ओके, इयर्स होती है हमारी ना, ओके, 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 तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 42 इयर्स है। ओके, ओके। अरे वाह! जी। ठीक है। तो यानी पैरेलली आप अपने काम वगैरह करके पैरेलली कर रहे हो ये। हाँ, मैंने आपको बताया था मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा, मैं उसी में पोस्टेड बिल्कुल, हूँ अभी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़िया, जी, जी सर। बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। अ, इसको और अच्छा करने के लिए हम कह सकते हैं कि और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, उसको ज़्यादा गहराई से सीखिए, ज़्यादा गहराई से समझिए। अ, एक तो पहला तो हमने ये हमेशा समझ लेना चाहिए कि हर किसी की कैपेसिटी लगभग एक जैसी होती है। हमारा ब्रेन इतना एडवांस्ड है, इतना अच्छा है कि हमकी समझने की कोई लिमिटेशन नहीं है, कि ये बातें मैं समझ ही नहीं पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में। ना याद रखने की कोई लिमिटेशन है, कि मैं इतनी ही चीज़ें याद रख सकता हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारी मेमोरी लगभग अनलिमिटेड जैसी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग की तो शक्ति अनलिमिटेड है ही। जितना आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना जल्दी समझ में आएगा। जितनी आपको समझने की आदत होगी, उतना जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो वक़्त ज़्यादा लगेगा। जितना आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग होगा, यानी पहले की चीज़ अच्छी आती है, तो अगली चीज़ और आसानी से जल्दी से समझ लो। पहली चीज़ अगर गहरे से नहीं समझते, तो अगली चीज़ समझने में थोड़ा वक़्त लगेगा। तो ये बस वक़्त का मुद्दा है, अपने नॉलेज बेस का मुद्दा है। तो नॉलेज जो मैं बोल रहा हूँ कि गहराई से समझिए बातों को सारी, ताकि वो नॉलेज बेस ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो और नई चीज़ें भी अच्छे से समझे आपको। ये मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी लोगों का क्यों मेंस में अच्छा है, आपका क्यों 10 से रह गया, 10 पॉइंट से। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना? अ, जो आप कर रहे हो, उसमें एकदम एक्सपर्ट बनने की कैपेसिटी आप में भी है। उसमें एकदम एक्सीलेंट बनने की कैपेसिटी आप में भी है, हर किसी में होती है। ये हमको समझ लेना है। ये लिमिटेशन अगर कहीं हमारे दिमाग में है, उसे निकाल देना है। बस अब अगर मैं पहले से ज़्यादा तैयार हूँ, तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। पहले से कम तैयार हूँ, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ लोग कैसे पहले ही अटेम्प्ट में हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में जो भी तब तक किया है पढ़ाई वगैरह, उसमें वो ज़्यादा तैयार हो गए वो चीज़ को क्रैक करने के। और हमको क्यों वक़्त लगा? क्योंकि हम हमारा जो तब तक का जो डेवलपमेंट रहा, उसमें हम उतने तैयार नहीं हुए इस बारे में। हो सकता है बाकी कई चीज़ों में हम ज़्यादा अच्छे हो, हम ज़्यादा अच्छे इंसान हो, हम ज़्यादा अच्छे नागरिक हो, हम ज़्यादा अच्छा बिज़नेस करें, है ना? हम ज़ कई चीज़ें ज़्यादा अच्छी करते हो, पर वो चीज़ के लिए वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, अपने आप हो गए। जिस तरह की उनकी ज़िंदगी बीती, जो उन्होंने पढ़ाई की, जो सीखा, उसके कारण ये चीज़ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो अपने आप ज़्यादा तैयार हो गए और हम नहीं हो पाए। केवल इतना डिफ़रेंस है। किसी में कोई कैपेसिटी और ये वगैरह वाला प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ मन में समझ लीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, चीज़ों को गहराई से समझ के अभी पढ़ाई कीजिए
और अच्छे से समझिए और देखिए क्या होता है, ठीक है? जी सर। सर और एक बात और भी थी इसमें जी। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे जो टाइम है ना सर, जो हुँ, स्टडी टाइम है, मैं उसको हुँ, थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि 2 घंटे मेरे और बढ़ जाएं, जैसे हुँ, जितना टाइम मैं अभी देता हूँ, तो थोड़ा हुँ, सा और मैं चाह रहा हूँ कि 2 घंटे और मेरे मतलब जैसे पढ़ाई में बढ़ जाएं, और मेरा एक तरह से स्टेमिना कहिए आप, या मेरा जो हाँ। फोकस है वो और बढ़े, मतलब थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके लिए किस तरह से ये जो अपना हिप्नोसिस, इसका कैसे यूज करूं सर, ये आप बताइए। क्योंकि ये मुझे एक पॉइंट लगता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा मेरी जो इंटेंसिटी है वो तो ठीक रहती है, बट जो मेरा स्ट्रेच रहता है वो थोड़ा कम रहता है। टाइम मैं शायद थोड़ा कम देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे वो जो मतलब 40-50 नंबर जो और बढ़ाने का मेरा टारगेट है, उसके लिए मुझे लगता है कि 2 घंटे मेरे को, अगर मैं अभी कोशिश करूंगा तो आने वाले 6 महीनों में मैं उसके लिए रेडी हो जाऊंगा, मतलब। ठीक। एक तो वो आप खुद को सूचनाएँ दे सकते हो कि मैं जितना देर तय किया, उतना देर मैं पढ़ाई के लिए बैठता हूँ और बहुत एकाग्रता से उतनी देर पढ़ाई करता हूँ। तो ये तो सूचना देने से हो जाएगा, आप वैसा विजुअलाइज़ेशन कीजिए, पढ़ाई को लेके डिसेंसिटाइज़ेशन का वैसा हो जाएगा। दूसरा, पढ़ाई शुरू करने के पहले जल्दी से एक छोटा-सा रिलैक्सेशन लीजिए 2-3 मिनट का और फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते वक़्त 1 आध घंटे बाद फिर से एक छोटा-सा रिलैक्सेशन कर लीजिए 2-4 मिनट में और फिर आगे की पढ़ाई शुरू कीजिए। तो इससे भी आप और ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? पर फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा समय देने से होगा, ये सच है क्या? अ, तो उसको मैं कहूँगा कि समय को महत्व मत दीजिए। आप क्या पढ़ रहे हो, कितनी गहराई से पढ़ रहे हो, इसको महत्व दीजिए। आप समय को महत्व देने दोगे अगर, यानी ये बात सच है क्या सच में कि मैं 2 घंटा ज़्यादा देने से फ़ायदा मिलने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है? तो मुझे नहीं लगता ये बात पूरी तरह से सही है। तो मैं उल्टा कहूँगा आपको कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लीजिए, पढ़ाई में मज़ा लीजिए, जो आपको अलग-अलग टॉपिक शायद पढ़ने होते होंगे उनका, और उनको गहराई से समझिए। जब गहराई से समझना शुरू करोगे आप, तो आपको वैसे भी वक़्त का कई बार पता नहीं चलेगा। मैं तो ये जानना चाहता हूँ चीज़, तो कितना वक़्त गया मेरा ध्यान ही नहीं जाता है उसकी तरफ। तो इसलिए मैं वो अप्रोच की आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा आप पहला 1 महीना तो भी इस अप्रोच से पढ़ाई करके देखिए, कि मैं चीज़ों को गहराई से समझना, जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। वैसा आप पढ़िए और अगर आपका टाइम वगैरह भी बढ़ गया उसमें, तो आपको वैसे ही वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। आगे से आपको टाइम के लिए खुद को बाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ओके, ओके सर। हाँ, थैंक करके देखिए पहला 1 महीना, नहीं तो फिर वो टाइम वाला हम सजेशन लेंगे। ओके। यू। ओके, थैंक यू। यस। सर, हाँ, हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग गौतम जी, मैं बिल्कुल। गौतम सर, पहले भी बात हो चुकी है हमारी। जी, जी। हाँ सर, मैं ये पूछना था मैंने कि जैसे मेरी जो मदर टंग है वो हिंदी है। यस। ठीक है। हुँ, आवाज साफ आ रही है ना मेरी? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मेरी मदर टंग हिंदी है, लेकिन मैंने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है। मेरी इंग्लिश एकदम A1 है, एकदम फ्लुएंट। मैं अपने आइडियाज अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ और हुँ। सामने वाला जो बात कह रहा है वो अच्छे से सब इंग्लिश में समझ लेता हूँ। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी मदर टंग हिंदी है। तो अगर मैं कोई हिप्नोसिस का वीडियो इंग्लिश में देखूंगा तो क्या वो मुझ पे काम करेगा, या फिर मुझे सिर्फ हिंदी का ही देखना पड़ेगा? नहीं देखिए, दोनों भाषा है। एक बार आपको मतलब दोनों का समझ में आ गया, तो आपको फिर उससे प्रभाव क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। प्रभाव यानी दोनों अगर आपको समझ में आ गए सारे सजेशन, जो हिंदी में आपको सजेशन दिए गए हैं, A1 हो, A2 हो या A3 हो, वो सारे सजेशन का अगर मतलब पता है आपको, तो फिर वो किस भाषा में बोले गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे दिमाग में प्रभाव तो वो उसका जो अर्थ है, वो बोला गया उसका, उसके कारण पड़ता है ना। तो दोनों के अर्थ अगर आपको समझ में आते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मैं YouTube से एक वेस्ट के वो है हिप्नोटिस्ट, उनका मैं इंग्लिश वाले हिप्नोसिस वाले वो वीडियोस देख के हिप्नोसिस कर रहा था। तो क्या वो मुझ पर मतलब इफेक्ट करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सब मेरा माइंड वो सजेशंस को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि नहीं, वो नहीं, मदर टंग में नहीं, नहीं नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी जैसे आप देखेंगे कि हम अभी हिंदी में कोर्सेज़ लेते हैं, पर पहले मानव सर अ,
ज्यादातर कोर्सेस मराठी में लेते रहे। तो 2016 में हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसके बाद हमने हिंदी में सारा शुरू किया। उसके पहले भी हिंदी में कोर्सेस मानव सर ने लिए थे, पर एकदम छुट-पुट कभी, यानी उसके पहले के 15-20 सालों में ऐसे 10-15 कोर्सेस हिंदी में लिए। तो सारे उनके स्टूडेंट रहे थे वो मराठी के थे ज्यादातर। और अभी भी वो बोलते हैं कि आप मराठी का कोर्स की यानी उनको जिन्होंने मराठी वाला किया है, तो उनको लगता है कि मैं हिंदी में इतना अच्छा नहीं लगता। फिर जब हम उनको बताते हैं, ये आपकी केवल सोच का मुद्दा है। आप इस पे फोकस मत कीजिए। आप जो सूचनाएँ दी गई है उन पे फोकस कीजिए, उनके मतलब समझ लीजिए, फिर आप करोगे तो वो हो जाएगा। फिर ये फिर से डबल कंप्लेंट किसी की नहीं आती। जबकि उनकी मातृभाषा मराठी है, पर वो इसलिए हिंदी में शिफ्ट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो वैसे ही आपका है, आप हिंदी में कर रहे हो, आप इंग्लिश वाला अगर आप ठीक से समझ लो जो भी प्रोसेस है, वो भी आपको उतनी अच्छा रिज़ल्ट देगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो प्रोसेस हमने कोर्स में सीखी, वो लेटेस्ट अच्छी प्रोसेस होती है, जो ज़्यादा साइंटिफिकली उसको सोच समझ के वैसा बनाया गया है। अ, उसमें कोई अनसाइंटिफिक सजेशन आपको नहीं दिए गए हैं। प्लस पर इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश वाले इसमें आप और अच्छे से संबंध में जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बस वो गैप हो कि जिसमें आप खुद को सूचनाएँ दे सको। वो सूचनाएँ देने के लिए जो टेक्निक आपने पूरा इस कोर्स में सीखा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक कोर्स में आपने जो पूरा सीखा कि कौन से सजेशन देने चाहिए, व्यक्तित्व व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी। अब वो सजेशन कौन से आपने देने चाहिए खुद को, ये आप ठीक से उनको तय कर किया करो। दूसरी कोई प्रोसेस आपको मिलती है जो इंग्लिश में है जिसमें आप और अच्छा हिप्नोटाइज़ हो रहे हो, वो भी आपने इस्तेमाल की तो चलेगी। ऐसा कुछ नहीं कि क्योंकि आपने हिंदी में सीखा है और मातृभाषा भी हिंदी है तो आप इंग्लिश वाले में अच्छे से हिप्नोटाइज़ नहीं होगे। आपको ऐसा लगा मन में लगता रहा कि मैं हिप्नोटाइज़ नहीं होऊँगा, उसके कारण नहीं होगा, पर ये आपकी सजेशन के कारण होगा, ठीक है? उसमें ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ओके? अच्छा सर, वो जो सजेशन देते हैं वो सजेशन उसी में ही है, वो स्टडी फोकस एंड कंसंट्रेशन वाला वीडियो है, वो उसी के ही थ्रू करवाते हैं, सजेशंस वो खुद ही देते हैं इंग्लिश में। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सजेशन सिर्फ मदर टंग में ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर दूसरी भाषा भी अच्छे से समझ में आती है तो भी चलेगा। पर वही मैं बोला केवल सजेशन ऐसा देने से नहीं होता ना, सजेशन देने का एक तरीका होता है, जो डिसेंसिटाइजेशन मेथड है ना? जो साइको फीडबैक मेथड है, वो सच में इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो? वो सिखाए बिना मुझे नहीं लगता वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर, वो बीच बीच में ना आंखें यानी खुलवाते आपने हैं फिर आपने दोबारा। सीखा है ज़्यादा अच्छा मेथड और आप इंफीरियर मेथड इस्तेमाल करो, ऐसा ना करो, ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं सर, वो क्या है, जैसे चुटकी बजा के आंखें बंद करवा देते हैं, फिर दोबारा उठा देते हैं, फिर दोबारा बंद करवा के स्लीप ये में हो डलवा गया देते हैं। सम्मोहन में जाने आने की बात। आप अगर रेगुलर सम्मोहन इस्तेमाल करते हो, तो आप जल्दी से सम्मोहन में चले जाओगे। वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुद्दा है अपने खुद में क्या बदलाव के लिए किस तरह से सजेशन दे रहे हो। वो सजेशन देने का तरीका जो कोर्स ए में आपने सीखा है, ये बहुत इफेक्टिव और लेटेस्ट तरीका है, साइंटिफिक है। केवल अगर ये सूचनाएँ दे दोगे कि मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वो ट्रेडिशनल हिप्नोथेरेपी होगी। उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट ये टेक्निक्स में आते हैं जो हमने कोर्स ए में सीखे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मैं मतलब अभी मैं फिर यही वाला कंटिन्यू करूंगा जो आपने सिखाया था। और सर इससे भी जुड़ा हुआ मेरे दो सवाल हैं सर, मैं जी, पूछ बिल्कुल। सकता हूँ? हाँ, जी बोलिए। सर, ये जो आपने तरीका बताया था, जो मतलब मैंने कोर्स ए में सीखा था, ये तरीका हुँ, सेल्फ हिप्नोसिस वाला, तो मैं वही करता हूँ। तो असल में क्या होता है, जैसे मेरी पुरानी डेन होती थी ना, जैसे बताई गई थी, श्याम मानव सर ने बताई थी हाँ, कि उस डेन में हम जाएंगे। तो हुआ हुँ, क्या कि पहले मैं वो डेन इमेजिन करके हिप्नोसिस करता था। फिर उसके हाँ, बाद क्या हुआ, मेरे एग्जाम में फेल हो गया मैं। तो हुँ, एक्चुअली मेरा है ना थोड़ा ऐसे क्या कहते हैं, ट्रोमेटिक एंड नेगेटिव फीलिंग आने लग गई उस डैन को मैं याद करता था। तो हुँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने नई डैन बना ली। तो ऐसे चल जाएगा ना, हम मतलब चेंज कर सकते हैं ना अपना डैन, या वो जो हम जहाँ अपने आप को इमेजिन करेंगे बिल्कुल, विजुअलाइजेशन में। बिल्कुल। हमेशा मत चेंज कीजिए, करते रहिए। एक बार आपने चेंज कर लिया तो कुछ दिनों तक उसका कुछ महीनों तक इस्तेमाल कीजिए। हमेशा चेंज मत करते रहिए रोज़-रोज़, पर कोई आप नया दिन आपने इमेजिन किया है तो कोई प्रॉब्लम तो उसमें हम एडिशंस कर सकते हैं, जैसे जी, कोई एक नया इंसान अगर हम चाहें कि जैसे कोई नहीं, है जो हमारी हेल्प कराए, नहीं, वो नहीं, हम किसी और इंसान को नहीं ला सकते उसमें?
नहीं लाना है। कल उस इंसान से झगड़ा हो गया तो क्या? कल उस इंसान ने कुछ बुरा बर्ताव कर दिया तो क्या? नहीं, वो इंसान असली नहीं है, वो इमेजिनरी कैरेक्टर मैंने लेके चला था कहीं हेल्प के लिए, गाइडेंस, जैसे गाइड होते हैं ना एंजल्स। हम्म, ठीक है, टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, पर वही ये अनसाइंटिफिक चीजों की क्या जरूरत है ऐसा कुछ इमेजिन करने की? और सर दूसरा सवाल मैं म्यूजिक से लेके था, बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं वो जी है ना वो सम्मोहन करते टाइम हल्का हल्का मैंने जो एक पियानो का पीस था, हम्म, म्यूजिक पीस, वो मुझे अच्छा लगा था, तो मैं वो सुनते सुनते कर सकता हूँ या फिर कुछ सर्टेन बिल्कुल। म्यूजिक ही मुझे सुनना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा म्यूजिक होना चाहिए जिसपे ध्यान न जाए, वो बैकग्राउंड में चलता रहे। एक थोड़ा एक उसके कारण एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रिलैक्सनेस का, पर अलग से ध्यान न जाए उसके तरफ। तो वो मोनोटोनस थोड़ा चाहिए होता है, ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, एकदम से बड़ी आवाजें ना हो, साइलेंटली चलता रहे, ऐसा म्यूजिक चाहिए होता है। इसलिए हम वो तानपुरे का म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, जो आपको दिया भी है ना? बैकग्राउंड 30 मिनट्स का एक पूरा तानपुरे का पीस दिया गया है आपको ऑडियो फाइल। ठीक है। पर इसके अलावा आपको पियानो का कोई पीस वैसा अच्छा लगा, उससे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, वो थोड़ा मतलब थॉट प्रोसेसिंग म्यूजिक है वो, ऐसा जैसे हम फिलोसॉफिकल टाइप म्यूजिक पीस है, तो उसमें ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है, काफी वो थोड़ा प्लेन सा मैं है। वही बोला, आप उसके पैरेलल जब सम्मोहन कर रहे हो, अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, वो मतलब इमोशनल फीलिंग जगाता है थोड़ा, तो मुझे थोड़ा कनेक्टिव फील होता है हाँ, उससे, उल्टा रिलेटेबल, तो सपोर्ट मैं वो कर रहा है सुनता तो हूँ। अच्छी बात है। जी सर। यस। ठीक है। जी ओके। सर। ओके। मैं चैट में से एक दो सवाल लेता हूँ दोस्तों। सलमान जी का सवाल है कि मैं कोर्स लिया है, पर सलमान जी है क्या अभी? हाँ है। राइट। पर मैं 3 ही वीडियो देख पाया हूँ, क्या उसे एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो हम जरूर आपको एक्सटेंड करके देंगे उसका डेट, पर आप समय निकाल के, हम एक्सटेंड करके देंगे 15 दिन वगैरह, पर समय निकाल के आप उसमें कंप्लीट कीजिए। समय निकालना ही पड़ता है, समय निकाले बिना अपने आप समय नहीं मिलने वाला, ठीक है? इसी के लिए हमने उसका एक्सपायरी डेट रखा है, ताकि वो आप कंप्लीट करें। पर हम चाहते हैं आप कंप्लीट करें, इसके लिए हम उसको एक्सटेंड करके देंगे। पर उसे समय में आप अभी कंप्लीट कीजिए। और एक सवाल है उन्हीं का, एंग्जायटी में कैसे हेल्प कर सकते हैं? अभी आपने 3 ही वीडियो किए हैं, अभी आपके और 9 वीडियो बचे हैं, आप उसे कंप्लीट कीजिए, उसमें जवाब आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप हम फिर से तब उस पे बात करते हैं। एक पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक इस कोर्स में सिखाया गया है, उसे भी कीजिए, एंग्जायटी में वो भी बहुत काम में आने वाला है। तो पूरा पोर्शन आप पढ़िए ज़रूर, और पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, फिर हम इस पे बात करें। हाँ, चलो, कोई सवाल है तो आप माइक पे ले सकते हैं, नहीं तो मैं बालू जी का फिर सवाल लेता हूँ। यस, नीरज जी आपको कुछ सवाल पूछना है? नीरज जैन जी। हाँ, मेरा शायद एक सवाल ऊपर था, वो मिस हो गया। मैं ओ, आप चाहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, ओके। आपने चैट में लिखा था क्या? हाँ जी, हाँ जी, सेकंड या हाँ, हाँ, थर्ड ठीक। नंबर का है। हाँ, आप A1 और A2 रेगुलरली कर रहे हैं। जी, उसके पहले मैं दूसरी क्रिया करता था। 8 साल किया मैंने उसको। अच्छा। पर अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे दिन में ज़्यादा नींद आ रही है। जी, हाँ, तो पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा बोल रहा नहीं पहले ऐसा नहीं होता था। हूँ। ओके, ओके, मतलब ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा अनडिस्टर्ब स्लीप आपकी हो रही है रात में, पर वो गहरी हो रही है क्या? हाँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप ये सूचनाएँ दीजिए कि गहरी नींद हो रही है, मेरी नींद रात में पूरी हो रही है, अच्छी तरह से कंप्लीट हो रही है, और दिन भर मुझे रिलैक्स और उत्साहवर्धक महसूस होता है।
ये हो सकता है कि आप ज़्यादा आपका यानी एंग्ज़ायटी कम हो गया, यानी एंग्ज़ायटी अच्छे से कम हो गई, इसलिए और रिलैक्स फ़ील कर रहे हो तो नींद भी आ रही है दिन में। ये भी उसके पीछे कारण हो सकता है। अ, क्योंकि एंग्ज़ायटी के कारण हमको नींद कम आती है। एंग्ज़ायटी कम होने से फिर नींद आ सकती है। तो जो दिन में नींद आ रही है, हो सकता है उसके भी कुछ यानी एक पॉज़िटिव कारणों से भी वैसा हो रहा हो। पर हमको क्या चाहिए? हमको हमको ये चाहिए कि हमारी नींद रात में गहरी हो, अच्छी गहरी हो और पूरी भी हो जाए। और हमको चाहिए कि दिन भर हम उत्साह में भी रहें, एनर्जी कहीं कम ना हो, ऊर्जा कहीं कम ना लगे, है ना? तो वैसा आप विजुअलाइज़ेशन कीजिए, रात में नींद आपकी अच्छे से कंप्लीट हो रही है और दिन में आप पूरा दिन फ्रेश महसूस करते हो, एकदम रिलैक्स अच्छा महसूस करते हो। नींद आ रही है आपको फिर भी तो शुरू में कुछ दिन आप प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन जल्दी से कर लीजिए, जब नींद आ रही है ऐसा लगता है तो। और फिर उसमें सूचनाएँ दीजिए कि अब मुझे आगे का पूरा दिन बहुत रिलैक्स, फ्रेश, हल्का महसूस होगा। इस तरह से आप खुद को सूचनाएँ दीजिए, तो उससे आपको वैसा रिज़ल्ट मिलने लगेगा। ठीक है नीरज जी? अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। ये यस, A3 जैसे 40 डेज हो गए हैं, अब ओके। A3 वन टाइम करना चाहिए या कितने टाइम बाद आप शुरू पूरी करें? तरह से A3 पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो उसको ये कितनी टारगेट बार? के लिए अगर आप विजुअलाइज़ करना चाहते हो तो A3 पे शिफ्ट होके, वो गैप में ये जो अभी हमने चर्चा की, रात की हम्म, गहरी नींद और दिन भर बिल्कुल आप फ्रेश महसूस कर रहे हो, वैसा विजुअलाइज़ेशन जो आपको करना है ना? तो ये करने के लिए आप A3 का इस्तेमाल कीजिए, उसके गैप में सूचनाएँ दीजिए, दिन में 2 बार। ठीक है सर, थैंक यू वेरी हाँ, यस, ओके। हाँ, अनुपम जी आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? आपने हाथ ऊपर किया है। सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। सर एक तो ये पूछना चाह रहा था, एक तो सबसे पहले तो हमारे एक दोस्त से अभी धवल जी, 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 जी। तो धवल जी अगर चाहें तो मैं 2 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। अरे वाह! अरे अगर धवल जी वाह! अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहें किसी भी पॉइंट ऑफ तो व्यू से, अरे तो वाह! मैं इसमें पिछले 5-6 ग्रेट, साल से इस चीज में हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, डॉक्टर हूँ अभी। यस। मैं अभी तैयारी कर रहा था, तो अगर धवल जी चाहें किसी भी चीज या कहीं भी कोई स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम हो, मुझे लगता है धवल जी वो सब्जेक्टिव इशू होता है। पेपर चेकर जो होता है वो सब्जेक्टिव इशू होता है। ओके, वो नहीं एक है जगह अभी, किसी, वो चले गए हैं, मीटिंग में चलिए नहीं है। चलिए सर, फिर ओके, चलिए सर अपना कंटिन्यू करते हैं। ओके। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि दिन में अपने कई लोगों से बात करते हैं, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, किसी के साथ अच्छी बात होती है, किसी के साथ बुरी बात भी हो जाती है, हुँ, तो वो फिर दिमाग में चलते रहता है। हुँ, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा सर क्या है कि जैसे नए लोग होते हैं कई, जैसे अपने आप को ऊंचा ओहदे का समझते हैं, उन लोगों से मिलने में अपने को हेजिटेशन होती है। हुँ, हुँ, मतलब अपनी बात या तो पूरी कह नहीं पाते या सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता, हुँ, ऐसा हुँ, कुछ होता है। हुँ, तो हमें हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हुँ। जी। हाँ, अब पहला जो मुद्दा आपने कहा कि लोगों से बात होती है, उन्होंने अच्छा, बुरा कुछ जो भी बोलते हैं, फिर वो दिमाग में चलते रहता है। जी। तो ऐसा अगर कब होता है कि जब उसको लेके कोई यानी इमोशनल रिस्पॉन्स हमारा है। किसी ने बोला और जिसके कारण हमको कुछ बुरा लगा, कुछ टेंशन आया, कुछ गुस्सा आया, तो वो चलता रहेगा दिमाग में। हम्म। क्योंकि जब किसी चीज़ को लेकर हमारे अगर इमोशन इन्वॉल्व हो गए, तो हमारा ब्रेन उसकी तरफ ज़्यादा कॉन्संट्रेट करता है और फिर से वो दिमाग में घूमता है, बराबर? हम्म। तो हमने अगर उसका उसके बजाय इमोशनल रिस्पॉन्स के बजाय हमने अगर उसका एनालिसिस किया ठीक से, क्या बात हुई? उन्होंने जो बोला, वो कितना सही था, कितना गलत था? अब इस पे मैंने कुछ एक्सेप्ट करने जैसा, कुछ लेने जैसा है क्या इसमें से, सीखने जैसा है क्या? वो सीख लिया। मेरा रिस्पॉन्स कहीं कुछ गलत रहा क्या उनसे? अगर हाँ, तो अभी मैंने कुछ करने जैसा है क्या उसपे? कि मैं उनको मैसेज डाल दूँ, उनको फ़ोन करूँ या उनको बोलूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये सही नहीं लगा, तुमने ये गलत बोला। मैंने क्या करने की ज़रूरत है इसमें? ये एक एनालिसिस आप करिए और उसमें से फिर बाहर निकल जाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम उस पे एक्ट नहीं करते, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं करते।
हम केवल मन में सोचते रहते हैं चीजों को। तो हमको वैसा करने के बजाय अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पे वैसा एक फीडबैक हमने देना। और जब हम ये फीडबैक देते हैं तो जितना हम उनको यानी चुभने वाला नहीं होना चाहिए, फालतू में हर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। फालतू में हर्ट करना, जरूरी हो उतना हर्ट किया तो चलेगा। नहीं सर, एक मिनट हाँ, तो वैसा सर। रिस्पॉन्स देने की जरूरत है क्या, वो सोच के। हाँ बोलिए। जैसे सर हमारे सीनियर है, हम्म, वो आके कुछ कुछ बोला और हम्म। कुछ कुछ हमने भी कुछ कुछ बोला। आवाज गई आपकी, एकदम कम आ रही है। सर एक मिनट, एक कॉल हाँ आ गया हाँ, था अभी बीच में, सॉरी। ठीक है। सर जैसे मैंने भी कुछ कुछ बोला, उन्होंने भी कुछ कुछ बोला, बात आगे बढ़ी, हम्म, उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद में सर वो चीज चलते रहती, हम उस सीनियर को बोल नहीं सकते हम्म, ठीक है। क्योंकि वो वही वो मैं वो बोला। ऑलरेडी पोजीशन पे है। हाँ, वही तो बोला मैं आपको, अगर बोलने की जरूरत है और बोला जा सकता है तो बोल दो, या तय करो मैं तब बोलूंगा। अगर बोला ही नहीं जा सकता तो इस पे सोच के कोई मतलब नहीं है। हम्म, ये थॉट से, हम्म, ये फिर से सोचने से केवल मुझे परेशान होने वाला हूं मैं। उसका कोई फायदा है क्या? और कोई फायदा नहीं। हम्म, बराबर। जी जी। जो अभी आपने बोला कि हम कुछ कुछ बोल देते हैं, सीनियर कुछ कुछ बोल देता है, तो हम्म, हमने हमारा नियंत्रण कभी नहीं खोना है। हमको व्यक्तित्व ऐसे बनाना है अपना कि मैं कुछ कुछ कभी नहीं बोलूंगा। मैं वही बोलूंगा जो बोलना चाहिए, जो बोलना सही है। नहीं नहीं सर, जो ठीक है? लॉजिकल है अगर वो भी नहीं बोलेंगे तो सर वो चीजें तो दब जाएंगी ना। नहीं नहीं, लॉजिकल बोलना ही है। तो ये फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला ना, मैंने लॉजिकल नहीं बातें सर, बोली, पर वो नहीं सीनियर ने जहाँ नहीं सर, मानी। हम्म, वो सीनियर फिर भी उसको कॉन्फ्रंटेशन की तरह ले रहा है। ये उसकी हम्म, गलती है। इसमें हम्म, मैंने सीखने जैसा कुछ है क्या? नहीं। नहीं। गलती जी वो सर। कर, ठीक है। हम्म, मेरी पोजीशन के कारण मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैं हम्म, सोच सकता हूँ अगले बार मैंने बोलना है, नहीं बोलना है, इस पे क्या रिस्पॉन्स देना है, ये मैंने सोचना हम्म, चाहिए। फिर एक बार अगर मैंने रिस्पॉन्स तय कर लिया, फिर भी मैं हम्म, कुछ फीडबैक दे सकता हूँ, उतना दूंगा उनको। हम्म, अगर नहीं देने जैसी सिचुएशन है तो मैं नहीं दूंगा। उसमें मैंने क्या करना है सोचूंगा। फिर से मैंने क्या हम्म, कहा कि केवल वो जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ, वो फिर से हम्म, दिमाग में घूमते रहना और उससे फिर से वो इमोशन बनते रहना, इसका तो कोई फायदा नहीं है। उसका एक बार जी सर। एनालिसिस कर लीजिए, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, कुछ किया जा सकता है क्या, ये सोच लीजिए। और अगर नहीं किया जा सकता तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हम्म, अगर किया जा सकता है तो वो कर लीजिए। इस तरह से जब हम सर। करेंगे तो वो ऐसे जो वो इमोशन फालतू में हमारे लंबे होते रहते हैं, वो रुक जाएंगे। हम्म, ये मेरे कहने का मतलब है। दूसरा, सर जैसा आपने इस कहा कि सीनियर। हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें सजेशन भी देना होता है क्या? हाँ, इसमें अभी सजेशन आप किस तरह से दोगे कि ये फिर से अब अनवांटेड थिंकिंग वाला पार्ट हो गया। हम्म, तो साइको फीडबैक हम्म, मेथड हमको इस्तेमाल करना है। ऐसा कुछ हुआ कुछ, और हम्म, हमेशा की तरह वो फिर से दिमाग में घूम रहा है। वो घूमना शुरू होते ही मुझे समझ में आएगा कि ये मैं फिर से बिना वजह का उस विषय के बारे में सोच रहा हूँ, बिना वजह का वही फिर से याद कर रहा हूँ। और हम्म, वो सोचते ही मैं उसे रोक दूंगा। वो पूरी तरह से वो विचार रुक जाएगा। उसको किस तरह से उसका एनालिसिस मैं कर लूंगा जल्दी से, इस पे मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एनालिसिस मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। मैं एकदम रिलैक्स हम्म, महसूस करूंगा, एकदम हल्का-हल्का महसूस करूंगा, एकदम फ्रेश महसूस करूंगा, और मेरी एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, पूरी एकाग्रता से वो काम करने लगूँगा। पूरा मेरा हम्म, फोकस उस काम पे हो जाएगा। इस तरह से खुद को सूचनाएँ देनी। ये होता है ठीक साइको है। फीडबैक मेथड का पहला चरण, कि वैसा शुरू होते ही मुझे मैं उसके बारे में जागरूक हो जाऊँगा, मुझे पता चलेगा कि ये मैं कर रहा हूँ। फिर मैं उसको रोक दूँगा, उस पे जो भी एनालिसिस वगैरह करना है वो कर लूँगा, और हम्म, फिर उसके बाद का प्रभाव, उसके बाद मुझे अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा, फ्रेश लगेगा, हम्म, एकदम कॉन्फिडेंट महसूस करूँगा, और फिर मैं जो मेरा अभी का काम है उस पे फोकस करने लगूँगा। इस तरह से आप हम्म, सूचनाएँ देनी है आपको, उससे वैसा कुछ दिनों में होने लगेगा। साइको ठीक फीडबैक है। वाला आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए। जी सर। ठीक है।
जो दूसरा जो बोल रहे थे आप, वो सेम वैसे ही है। उसमें वीडियो ऑफ कीजिए, जिन्होंने भी शुरू किया है। सर दूसरा हेजिटेशन वाला था। जी, जी। हाँ, हेजिटेशन वाला जो था सीनियर, यहाँ पे किसी का वीडियो ऑन हुआ था, उसकी तरफ मेरा ध्यान चला गया। जी जी। जी। तो अब जो सीनियर है, अब ऐसे लोग जिनके बारे में हेजिटेशन आपको होती है, नहीं, ऐसा हेजिटेशन होता है का हमारा कि मतलब। जिनके बारे में हम या तो वो पोस्ट उनका बड़ा होता है तब हम हेजिटेट होते हैं, हम्म। या फिर कोई कभी-कभी जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके सामने भी हम हेजिटेट होते हैं। वो बड़े होते हैं हम्म इसलिए हम हेजिटेट होते हैं वगैरह। इसमें हमको हम्म डिसेंसिटाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, ताकि हम्म मैं एक हमेशा मेरी जो पोजीशन है, उस पोजीशन से अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हम्म हूँ। हमेशा हमने सबको इक्वल समझना चाहिए, उसमें डिसरिस्पेक्ट ना हो किसी का। हम्म एक इंसान के तौर पे तो हम इक्वल हैं, भले ही वो सीनियर है हमारा, मेरे जॉब हम्म में वो मेरा हेड है, जो भी हो बॉस है, पर फिर भी एक इंसान के तौर पे हम इक्वल हैं। उसका अगर ईगो इतना बड़ा है कि वो ऐसा भी नहीं समझता इंसान के तौर पे लोगों को इक्वल, तो वो उसका प्रॉब्लम। उसके लिए हमने अपना ईगो दबा लेना, इसमें कोई मतलब नहीं। हम्म हम इक्वल समझ के बिल्कुल हार्श हुए बिना, कहीं भी डिसरिस्पेक्ट किए बिना, मुझे जो कहना है वो मुझे कहना ही चाहिए। मैं अच्छे से बोल पाऊँ, ये कैपेसिटी मुझ में होनी चाहिए। तो वैसा आपने विजुअलाइजेशन इस्तेमाल कीजिए कि ऐसा सीनियर है, उनसे आप मिलने जा रहे हो और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, रिलैक्स हो, और आपको पता है उनसे क्या-क्या बात करनी है, उसके बारे में आप सोच रहे हो। उनके सामने गए, अच्छे से उनको आपने विश किया, फिर उनके साथ बैठे और आपने बातें शुरू की। आपको जो बोलना है अच्छे से बोल रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। जैसा आपको इमोशन आपके चाहिए, जैसा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जैसा आपको परफॉर्मेंस आपका चाहिए, वो पूरा विजुअलाइज़ कीजिए और वो वैसा सक्सेसफुली 100% सक्सेसफुली आपने वो किया, ऐसा विजुअलाइज़ कीजिए और उसको फिर आप पोस्ट हिप्नोटिक सेशन दीजिए कि दिन-ब-दिन हर साँस के साथ सीनियर्स या ऐसे लोगों से मिलते वक़्त मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा कॉन्फिडेंस हो, एक्सपर्टीज़ हो, दिन-ब-दिन अच्छी होती जा रही है, कम्युनिकेशन और अच्छा होता जा रहा है और ये हमेशा के लिए अच्छा हो चुका है। ये जो पोस्ट हिप्नोटिक सेशन हम हमेशा देते हैं, वैसे उसके बाद दे दीजिए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके, श्योर। यस। वीआरके करके मुझे नाम दिख रहा है, आपका कोई सवाल है? उन्होंने हाथ ऊपर किया है। आपका नाम भी बताइएगा। वीआरके। हाँ हेलो सर। हाँ, हेलो। नमस्ते सर। जी, नमस्ते, नमस्ते। विशाल बोल रहे हैं सर, हम कल लगाए थे फोन में से जी, जी, विशाल जी, बोलिए। ऐसे। जी नमस्ते। सर, मतलब आज एक मतलब जो इंडियन समूहन कोई एक चैनल है, वहाँ पे एक आदमी से किए हैं बात। ओके। तो बोला है कि 7,000 रुपया लगेगा। तो हमको लग रहा है कि जो जो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वही। क्या बोला उन्होंने? पहले बोला कि काउंसलिंग के लिए 2500 रुपया लगेगा, फिर और आपको थेरेपी के लिए 5,000 रुपया लगेगा जो ऑनलाइन में। अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा सा मतलब जो राय लेना था आपसे, जैसे कि राय लेंगे तब, क्योंकि फिर अभी आपने स्टूडेंट पर ये हैं तो। अपना एक कोर्स कंप्लीट कर लिया ना? हेलो। हाँ सर, कंप्लीट कर लिया। अच्छा, फिर अभी और फिर से क्यों कोर्स करना है आपको कब दूसरा? कंप्लीट है कोर्स? हाँ? माइंड है, लगता है कि फिजिकल वाला नहीं लगता है कि सामने में मतलब कोई आदमी हो और वो। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए। तो ऐसा कोई सवाल नहीं था सर, बस ऐसे ही जहाँ पे उठाए थे सोचे कि
इसमें अच्छा, नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो अभी आज के ज़माने में जब ऑनलाइन सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, तो सामने जाने से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे कोई सम्मोहन के रेस तो नहीं होते ना, कि एक जगह पे आओ तो ही मेरे रेज़ आप तक पहुँच सकते हैं वगैरह। ये बात ऐसी कुछ नहीं होती। आखिर में जो इंसान सम्मोहित होता है, वही खुद को सम्मोहित कर रहा होता है। बस आपको पता नहीं कैसे खुद को सूचनाएँ देनी है, इसलिए जो सम्मोहन करता होता है वो आपको मदद करता है। तो पहली तो बात समझिए, सम्मोहन कहाँ से होने वाला है? आपके कान तक आवाज़ गई, वहाँ से जो अंदर गई, वहाँ से सम्मोहन शुरू होने वाला है। अब ये कान पे आवाज़ मैं सामने बोल खड़ा होके बोलूँ, कि आप वीडियो में से सुने या कहीं से भी हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए पहली तो बात समझिए कि ऐसा कोई फिज़िकली वहाँ पे जाने से कुछ अलग नहीं है। आप अगर अपना डिसिप्लिन रखो, आपने अगर कोर्स सच में कंप्लीट किया है ठीक से, आपने अगर नोट्स ध्यान से पढ़े हैं, नहीं तो सर, नहीं सर, अलग मुझको से आपसे जाके फिज़िकली कोर्स पूछना ही करने था। की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, सर वैसे मानव हम सर का जो ये कोर्स है स्टार्ट, जो हम लेते हैं, इससे हाँ सर, ज़्यादा अच्छा करे नॉलेज हुए हैं, आपको उसका कहीं नहीं मिलेगा। पीडीएफ निकलवा लिए हैं। हाँ? पीडीएफ? हेलो? हाँ, तो आप ठीक से वो पीडीएफ पीडीएफ निकलवा कर रख लिए हैं सर वैसे। हाँ ना, तो वही आप ठीक से नोट्स को पढ़िए। अगर कोर्स आपने कंप्लीट किया है अच्छे से, आप इस सेशन में रेगुलर आइए, उसे अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप पाओगे कि उससे ज़्यादा अच्छा नॉलेज आपको दूसरे कोर्स में नहीं मिलने वाला, ठीक है? जो थेरेपी वो बोल रहे हैं, वो थेरेपी अगर वो यानी हाँ सर, वो काउंसलिंग तो वाली है थेरेपी क्योंकि है, काउंसलिंग वाली अगर थेरेपी है, तो ठीक है। उसके लिए आप फिज़िकली हाँ जाके टाइम दे रहे हो, वो इंसान हाँ आपके सर। सामने बैठेगा, आपका काउंसलिंग करेगा, उसके लिए वो पैसे भी लेगा, सवाल ही नहीं। पर सम्मोहन का कुछ अलग अच्छा नॉलेज आपको मिलने वाला है, इसकी संभावना लगभग नहीं है। ओके? ठीक है। कि नहीं यस, सर, राकेश जी मतलब आपका ऐसा कोई नहीं, सवाल है? जो लेना भी नहीं है सर। नहीं, ठीक है ना, मैं जस्ट बताया आपको। क्या सर? ओके, ठीक है। हाँ, राकेश जी आपका कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, राकेश शौरी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर हाँ, सर आप करियर काउंसलिंग भी कराते हैं? नहीं। अच्छा, वो आप थोड़ा यूपीएससी की एडवाइस दे रहे थे, तो मुझे लगा फिर आप थोड़ा सीए के बारे में भी कुछ बता देंगे। सीए कर रहा हूँ। ओके, नहीं। मैं तो जनरल पर्सनैलिटी में हमारे कैसी सोच होनी चाहिए इन सारे विषयों के बारे में, वो बोल रहा था। वो यूपीएससी वाला जो बोला, वही आप लागू कर लीजिए अपने सीए वाले विषय पे भी। जी सर, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। हेलो। यस राकेश जी, हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। सर जी अभी तो वैसे मेरा प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है सर। तकरीबन महीना में मिनिमम 20 दिन के आसपास हो जा रहा है अभ्यास जो है सम्मोहन ग्रेट। का। और इस जर्नी को काफी अच्छा एंजॉय भी कर रहा हूँ सर, काफी बढ़िया लग रहा है। कुछ कुछ बातें थी सर जो आपसे थोड़ा सा शेयर करना था। श्योर, बोलिए। एक्चुअली मैं एक जॉब पर्सन तो हूँ गवर्नमेंट सेक्टर से, और साथ में मैं एक पर्सनल वेलनेस कोच का काम भी करता हूँ सर साइड में। अरे वाह। और उसमें मैं बेसिकली लोगों का वेट मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा मेरा जो काम रहता है, लोगों के हेल्थ के ऊपर वेट मैनेजमेंट। जैसे किसी का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो उसको उससे आइडियल वेट में लाना, या अंडर है तो उसको आइडियल में लेके जाना। तो सर इसमें हम ये थेरेपी का उपयोग जो है किस टाइप से कर सकते हैं अपन वेट मैनेजमेंट में, ताकि उसको और बेहतर लाभ मिल सके ज़्यादा। अभी तो मैं उनको न्यूट्रिशन बेसिस पे करवाता हूँ सर, उनके डाइट बेसिस। साथ ही साथ मैं अपने सम्मोहन थेरेपी का भी उनको लाभ देना चाहता हूँ। एक चीज ये है सर, और दूसरा अपना ये जो काम है सर, इसको मैं करने के लिए बहुत सोचता हूँ, बहुत अच्छा से करूंगा करके, लेकिन उतना अच्छा से मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर। पता नहीं क्यों। सोचता तो हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा से करना है, मेरे पास समय भी रहता है, उसके बावजूद भी मैं अच्छा से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, और जिस ढंग से मेरे को करना चाहिए उस ढंग से अच्छा सा नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये एक हो गया। और तीसरा सर, एक मेरे को आगे का कोर्स भी करना है।
C1 के लिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे सर कि वो कोर्स कितने दिन का होगा। तो ये बस मेरे 2-3 क्वेश्चन थे सर, थोड़ा सा ठीक। इसके बारे में बताएंगे। यस यस, C1 C2 दो कोर्स है सी में, दोनों जी करने पे सी कंप्लीट होता है। C1 15 दिन का है, C2 भी 15 दिन का है। 15 यस दिन सर, का पर वो 3.5 घंटे का सेशन है एक, तो 15 सेशन यस 3.5 घंटे का एक सेशन है। यस सर, अब वेट मैनेजमेंट पे आप देखेंगे कि कैसे रिजल्ट सम्मोन का अच्छा इस्तेमाल होगा। तो दोनों चीजों के लिए किया जा सकता है कि जैसे हमको पता है कि वेट के लिए जी हमको क्या जरूरी है। एक हमको चाहिए यस कि सर, एक्सरसाइज, यस सर, सेकंड है डाइट, जी थर्ड है स्लीप, बराबर। यस इसके अलावा यस सर, अगर कोई बोलेंगे चौथी चीज है तो वो तो है टेंडेंसी एक इंसान की, मेटाबॉलिज्म। यस अब ये चारों के लिए आप सूचना दे सकते हो कि डाइट में जो एक्सरसाइज के लिए जो तय किया तब उनको उत्साह आ रहा है, इच्छा हो रही है और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पूरी दिनचर्या उनकी आप उनको विजुअलाइज करेंगे कि जब यस सर, उनको एक्सरसाइज के टाइम पे इच्छा हो रही है, बहुत मन हो रहा है और वो अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर डाइट के लिए उनको विजुअलाइज करा सकते हैं, जो डाइट उन्होंने लेना है वैसा ही डाइट ले रहे हैं। यस उसके अलावा बिल्कुल उनको अच्छे से पेट भर जाता है और अगला डाइट का समय होने तक पेट अच्छे से भरा रहता है। और अगला खाना खाने के वक्त होने तक उनको, तब खाना खाने का वक्त होने पर उनको भूख लगती है, तब तक बहुत अच्छा फुल महसूस होता है, एकदम एनर्जेटिक महसूस होता है। ऐसा करके डाइट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीप के लिए आप यस सर, इस्तेमाल कर सकते हैं कि जरूरी उतनी नींद वो समय पे ले रहे हैं, टाइम पे सोने को जाते हैं, टाइम पे उठते हैं। और फिर चौथा टेंडेंसी के लिए कि उनकी जो भी टेंडेंसी की जरूरत है कि ज्यादा वेट बढ़ने की टेंडेंसी है, तो वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और एकदम आइडियल जी वेट पे वो आते जा रहे हैं और हमेशा के लिए वो आइडियल वेट पे आके रुक गए हैं। इस तरह का सजेशन आप, जो पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन हम देते हैं उस तरह से, तो वो भी आप कर यस सर, सकते हो। तो वो टेंडेंसी के लिए भी आप सूचनाएं दीजिए। तो ये चारों के लिए जी आप सूचनाएं देंगे तो वो चारों चीजें अच्छे से होने लगती यस हैं। और उल्टा मैं कहूंगा ये जो चौथी बात है टेंडेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट यस है, ये उल्टा सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है। तो वो भी आप उसको तीन चारों के लिए सूचनाएं दीजिए, ठीक है। लगे तो आप सर थोड़ा उसका सा उसका जैसे अभी किसी को प्रॉब्लम है, डाइट नहीं जम रहा है ठीक से, तो उनको डाइट पे फोकस कीजिए ज्यादा उनकी सूचनाओं में। जी टेंडेंसी वाली सूचना सबको दीजिए, पर यस किसी सर, का फोकस एक्सरसाइज पे करना है तो उसको एक्सरसाइज वाली चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, है ना। तो ऐसा यस जिसका जो भी यस सर, फोकस है वो प्लस टेंडेंसी, ये दो को क्लब कीजिए, बाकी दोनों की भी सूचनाएं दीजिए पर ज्यादा इंफोसिस इन जी दोनों। जी ऐसी सूचनाएं आप डिजाइन कर सकते हो। उल्टा आप बहुत सर अच्छा अगर वन टू वन लोग, हाँ जी बोलिए बोलिए। जी जी एकाध थोड़ा सा इस हेल्प कर देंगे सर, एग्जांपल जैसे जरूर जरूर टेंडेंसी में जैसे जरूर कि, जरूर तो किस टाइप से थोड़ा तैयार करूँ सूचनाएं। जरूर। आप पहला एक ड्राफ्ट लिखिए चारों के लिए, उसमें कुछ यस सर, करेक्शन लिख की रहा हूँ जरूरत सर। होगी तो मैं बताऊंगा, जी ठीक है। अब ये जो तो मैं दूसरा आपका सवाल था कि मैं करना और अच्छा चाहता हूं पर उतना होता नहीं है। होता नहीं है सर, यस सर, हाँ जी जी, ठीक है। तो पहला तो अ, हम कोई भी वो चीज करते हैं तो उसके अंडरलाइन कोई रीजन होता है, और एक ना आप यस बाकी सर, कोई काम कर रहे हो इसके साथ में ये जी करते हो, तो अंडरलाइन रीजन क्या हाँ है सच में, उसके बारे में सोचिए यस सर, और फिर वो हाँ पाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक अंडरलाइन रीजन हो सकता है कि मैं कुछ सोशल वर्क भी करना चाहता हूँ, जी या तो अंडरलाइन रीजन हो सकता है कि मैं कुछ नए लोगों से रेगुलर कनेक्ट होना चाहता हूँ। वो क्या अंडरलाइन रीजन है, उसके अलावा और कुछ हो सकते हैं क्या, फिर उनका भी मजा लीजिए। यानी जैसे कि यस आप सोशल वर्क कर रहे हो तो ये रियलाइज कीजिए कि चलो मैंने इनकी इतनी मदद की, तो वो जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या फिर नए लोगों से कनेक्ट हुए तो अच्छे से कनेक्ट हुई है, अच्छे से दोस्ती कीजिए उनके साथ, अच्छे रिलेशन बनाइए, वैसा करोगे तो उसमें और मजा आएगा आपको। तो वो हो सकता है कि यस अंडरलाइन रीजंस उसके जो है उनको ढूंढिए, सोचिए क्यों ये करना चाहते हो, उसमें कुछ यस और ऐड किया जा सकता है क्या, उसको और अच्छा कोई उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है, सोचिए। और फिर उस पे एम्फोसिस जब आपका बढ़ेगा तो और अच्छे से अंदर से आपको इच्छा होगी वो करने की। ये एक हो गया यस पहली चीज कि अंदर से ही इच्छा हो।
दूसरा, यस सर। आप प्लान कीजिए वो चीज़ को कि मैं ये एक्टिविटीज़ ऐसे करना चाहता हूँ, और वो प्लान के हिसाब से फिर आप तय कीजिए कि प्लान के हिसाब से मैं एग्ज़ीक्यूट करते जाऊँगा। तो हम यस केवल सर। कभी-कभी सोच लेते हैं करना है और काम करना शुरू भी कर देते हैं, पर वो उसका ठीक से प्लानिंग भी नहीं करते। तो हो सकता है वो इश्यू हो, तो आप अच्छे से नहीं तो प्लान कर लीजिए चीज़ को, और कितना समय, कम से कम जितना देना चाहते हो, उतना ही यस दीजिए उसको, पर प्लान करके दीजिए। तो हो सकता है फिर आपको पता चले कि नहीं सच में मैं कर रहा हूँ काम, अच्छा भी कर रहा हूँ। अभी क्योंकि हमारा प्लान नहीं होता ठीक से, तो ऐसा लगता है मैं कम ही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है। यस तो सर। ठीक से प्लान भी कर लीजिए, तो आपको अच्छे से गिन भी पाओगे, प्लान के हिसाब से आप कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है? यस सर। तो ऐसा मुझे लगता है करके देख सकते हैं, फिर से हम चर्चा यस सर। करते हैं यस इस पर। जी, श्योर। सर। जी सर। उस पे टारगेट हो सकते हैं हाँ। आपके कि अभी मैं जैसे मैं महीने में मैं 5 लोगों को ये करता हूँ, जी। है यस ना? सर। तो मैं इतने एडमिशन ला रहा हूँ, तो मैं अगले महीने वो 10 पे लेके जाऊँ, उतने लोगों यस को सर। सपोर्ट करूँ, उसके अगले महीने में 15 पे जाऊँ, जो भी होगा आपका, वैसे टारगेट तय किए जा सकते हैं, प्लानिंग यस किया जा सर। सकता यस है। वो करके देखिए, उससे और अच्छा यस। मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन यस भी सर। मिलता है, प्लस अपन हमारा प्रोग्रेस भी समझ में आता है। हमने एक्चुअल में कितना किया वो चीज़, वो भी हम गिन क्या? पाते हैं। तो जी सर। और सैटिस्फैक्शन मिलता है हमको। जी, जी सर। ठीक है? यस, श्योर। यस सर। सर ये टेंडेंसी के लिए जैसे थोड़ा सा सजेशन मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा सर, कुछ अपने से ज़रूर, तैयार करके, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर देंगे सर। ज़रूर, और ज़रूर। क्या क्या उसमें। यस सर। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। श्योर। थैंक यू सो उसमें मच। जैसे कि मेरा मेटाबॉलिज़्म पूरी तरह से ठीक हो रहा है, यस सर। और अगर किसी की वेट बढ़ने की टेंडेंसी है, तो मेरी वेट बढ़ने जी। की टेंडेंसी कम होती जा रही है। जितना जी। ज़रूरी है उतना ही फैट शरीर में बनता है। एक्स्ट्रा फैट जी। बनाने की, वेट बढ़ने की मेरी टेंडेंसी पूरी तरह से निकलती जा रही है। इस तरह से हमको सोचना यस। चाहिए। यस, यस सर। ओके। हाँ, बालू थैंक यू जरली सर। जी का एक सवाल है, बालू जी है यहाँ पर? पर्सनल सा सवाल था तो हाँ, बालू जी, ठीक है। हाँ, जब हम जैसे सारे लोग हैं उसके उल्टा कोई बर्ताव करते हैं, प्रवाह के खिलाफ हम जाते हैं, तो हमें लोग अपमानित भी करते हैं, घरवाले भी विश्वास नहीं रखते, वो गलत है ऐसा बोलते हैं। उस पे क्या करना चाहिए? ऐसा बालू जी का सवाल हाँ बराबर से। है ना? तो हम्म अब ये किस मामले में, अगर आप थोड़ा-सा बोल सके तो, बता सके तो? हम्म, मतलब अगर शाह माना सर का कोई भी वीडियो निकलता है, मतलब पिछली बार वास्तु शांति के ऊपर में था, अगर उसका स्टेटस रख दिया तो लोगों को ऐसा मतलब बोलते हैं कि तू क्या पीछे लग गया है, ऐसा ये तू क्यों गलत कर रहा है, हुँ, ये हमारी तो परंपरा ऐसी है और सब करते हैं, बोले। और क्या है, किसी को बिना जाने पहचाने डायरेक्ट उनको ना करना, ये बात ठीक भी नहीं है ना, हुँ, ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या करें, समझ में नहीं आता है। हुँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि जो ये रास्ते पे चले होंगे, जिन्होंने ये शाप मानव सर ने भी कितना संघर्ष किया होगा कि इतना इतना सब कुछ किया होगा, जो बाकी के हमारे परंपरा के अंदर के लोग हैं, इन हुँ, लोगों ने कितना तकलीफ उठाया होगा। हुँ, ऐसा होता है और खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ और फिर अपना काम चालू रख देता हूँ। हुँ, बराबर। नहीं, तो पहली तो बात समझिए कि क्या सही है, क्या गलत है, ये हमारा खुद का एक उसके बारे में विचार होना चाहिए। अब हमने देखा कि अंधश्रद्धाएँ कौन-सी होती है और साइंटिफिक चीज़ें, सच बातें कौन-सी। तो जो विज्ञान में साबित हुआ, उसको हमने सच मानना चाहिए। जो वैज्ञानिक रूप से गलत साबित हुआ, उसको हमने गलत मानना चाहिए। अब हमारा समाज अगर अवैज्ञानिक चीज़ों को सच मानता है, तो ये हमारी गलती है क्या?
हमको अगर आप दुनिया में जाओ तो ये जो चीजें हमारे भारत में मानी जाती है क्या सारी दुनिया में मानी जाती है क्या? नहीं, अलग अलग है। उनको दिखता है कि यूरोप के कई देश बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रूप से सोचते हैं। हमको दिखता है कि अमेरिका में थोड़ी कम अंधश्रद्धा पर है। फिर हमको दिखता है आप साउथ अमेरिका में जाइए, लैटिन अमेरिका में तो बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा है। फिर आप अफ्रीका में जाएंगे तो वहां अलग अंधश्रद्धा है और मान्यता है। तो आप देखोगे तो जो हमारे भारत में मानते हैं वो और देशों में नहीं मानते ना दुनिया भर में। तो ये जो कहना है कि ये क्यों तू ऐसा सोचता है, तो ये तो फिर हमारे भारत में तो 140 करोड़ ही लोग रहते हैं। उसके बाहर भी इतने टोटल तो 800 करोड़ के ऊपर लोग हैं ना दुनिया में। तो कई लोग हैं जो ये चीजें नहीं मानते। तो हम उनमें से होने में क्या प्रॉब्लम है? दूसरी आप बात देखोगे, अच्छा हमारे महाराष्ट्र में जो मानते हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, वही सारे सारे राज्यों में मानते हैं क्या वो सारी चीजें अपने भारत में? नहीं। आप जिन देशों में जिन राज्यों में भारत के ज्यादा अच्छा एजुकेशन है, साइंटिफिक है, वहां पे आप देखते हो तो अंधश्रद्धाएं कम है। केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, साउथ में जाइए, वही आप जाओगे तो महाराष्ट्र में तो हम देखते हैं अंधश्रद्धाएं थोड़ी कम है। पर आप यूपी में जाइए, बिहार में जाइए तो अंधश्रद्धाएं ज्यादा है, जातिवाद ज्यादा है, कई चीजें ज्यादा है हमसे। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो कोकण में ज्यादा हमको भूत मानने वाले लोग मिलते हैं बाकी महाराष्ट्र से। तो हम कहाँ पैदा हुए, किस तरह के समाज में पैदा हुए, किस तरह के घर में पैदा हुए, इस पे डिपेंड करता है कौन सी चीजें सच है, कौन सी चीजें झूठ है, कौन सी सही है, गलत है, ये हम मानते हैं। पर वो वैसा सच झूठ नहीं होता। साइंटिफिकली जो सच है उसको हमने सच मानना चाहिए, साइंटिफिकली जो गलत है उसको हमने गलत मानना चाहिए। अब ऐसी बात है। अब ऐसे में घर वालों ने आपकी बातें माननी चाहिए, ऐसी कोई जरूरत है क्या? उसके लिए आपको आपका आत्मविश्वास रखना चाहिए कि मैंने ये बात चेक की। मैं एक इंसान को एक विश्वसनीय मानता हूँ। उन्होंने जो बात बोली वो ज्यादातर वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। तो वो मानव सर की एक बात है, उसको लगे तो मैं चेक कर सकता हूँ। अब जो भी इंसान साइंटिफिक बात बोलता अगर है तो वो चेक की जा सकती है साइंटिफिकली, तभी उसको साइंटिफिक बोलते हैं क्योंकि वो चेक की जा सकती है। वो चेक कर लो, अगर वो बात सही बोल रहा है तो बोलने में डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने के कारण वो लोग जो बोल रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, उनको बताइए कि ऐसी अंधश्रद्धाओं से नुकसान होता है। वास्तु शांति जैसी चीजों की जो फालतू की चीजें हैं उनमें विश्वास करने से नुकसान होता है। एक तो डायरेक्ट नुकसान होता है कि बिना वजह का मैं मेरा घर बदलते बैठा हूँ, और जो प्रॉपर आर्किटेक्चर होना चाहिए उसकी उल्टी भी चीजें मैं कर देता हूँ। दूसरा उसका नुकसान ऐसा है कि वो जो भी मेरे जीवन में समस्या है उसके सही कारण ही ढूंढ के मैं उनको ठीक नहीं कर रहा हूँ। मेरा में प्रॉब्लम है कि मेरा मेरे बॉस से बन नहीं रहा है या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है और मैं मेरे दुकान का वास्तुशास्त्र बदलते रह रहा हूँ। इसमें कोई मतलब नहीं है, यानी वो प्रॉब्लम उससे सॉल्व ही नहीं होने वाला। मेरा बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो उसके पीछे कारण कोई और ही होने वाला है। 100% वो वास्तुशास्त्र से नहीं होने वाला, क्योंकि क्योंकि ये शांति वास्तुशास्त्र ये सारी अंधश्रद्धाएं हैं। तो यानी जो मेरे जीवन की समस्या है उसका मैं सही समाधान भी नहीं कर पाऊंगा, प्लस मेरे डायरेक्ट नुकसान भी। इसके लिए मैं हम ये बता रहे हैं और ये मुझे सच लगता है। मुझे लगता है कि मेरे अगल बगल के लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। सारे लोग मानते हैं तो ठीक है ना, सारे लोग पर दुनिया भर के नहीं मानते, आप ही कुछ लोग मानते हो। भारत के बाहर के बराबर। सारे लोग मानते हैं क्या? नहीं मानते, नहीं। है ना। सारे लोग मानते हैं ये बात, हाँ। यानी कि सारे लोग यानी कौन? हम और हमारे आसपास के 100 लोग। आप जानते हैं कितने लोगों को हो कि सारे लोग मानते बोल रहे हो? दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो आपको देखिए, आप आंकड़े देखिए कहाँ पे मानते हैं चीजें। तो ऐसा हम सोच सकते हैं, पर इसका शुरुआत कहाँ से होगी? पहला, क्या सच है क्या झूठ है इसकी अपनी कल्पना जो आपकी है उसे साइंटिफिक बनाओ, उस पे आत्मविश्वास रखो इसी में। क्योंकि सच जब हम रखते हैं किसी भी बात का और सच देखते हैं, उसी में फायदा हो सकता है इंसान का। अंधश्रद्धाओं में हाँ कभी सर, ये फायदा तो बात बराबर। है ना। उस पे हम्म। आत्मविश्वास रखो। वैसे लोग जो रैशनल है, साइंटिफिक है, ऐसे लोगों का भी अपना एक ग्रुप बनाओ, उनसे ज्यादा मिला करो।
वैसे भी लोग, वैसी कोई संगठन होगी आपके यहाँ काम करने वाली, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, उनके साथ भी थोड़ा समय बिताओ, तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे जैसे भी सोचने वाले लोग, तो आपको स्ट्रेस कम आएगा। ठीक है? नहीं सर, मेरे गांव के अंदर में मैं एक आदमी ऐसा हूँ कि मतलब जो सर जी के मार्ग पे चल रहा हो ऐसे। तो क्या होता है कि उनको बनाओ, मतलब एक-एक को बदलाव तो धीरे-धीरे दिखाई बदलो। देता है। कुछ लोग होंगे जो थोड़े कम अंधश्रद्धा मानते होंगे, उनको और समझाओ, उनको और साथ में लो। बदलाव दिखता है उनको मेरे अंदर, लेकिन वो बदलाव दिखता है इस कारण गलत मान रहे या कुछ उसके बारे में नहीं समझ में आता है। नहीं, ठीक है ना, मैं वही बोला आपको, वैसा अगर हो सके तो वैसा करो, नहीं तो अपने आत्मविश्वास से जियो, अपनी जिंदगी में जो करना है वो कीजिए। ठीक है? ओके सर। पहली तो बात, हमारी बातें हमारे अगल-बगल के लोगों ने माननी ही चाहिए, ये आग्रह मत रखो। नहीं सर, वो तो रखता हूँ नहीं मैं। हमारे विचार हमारे अगल-बगल के लोगों ने एक्सेप्ट ही करने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे उनके विचार हम एक्सेप्ट नहीं करते, वैसे हमारे विचार एक्सेप्ट न करने का उनका अधिकार है। पर क्योंकि इसको हमारे मैं विचार प्रायोरिटी साइंटिफिक देता है, हमारे विचार सच पे आधारित है, इसलिए वो न मानने से उनका नुकसान होगा। ठीक है? वो होने वाला है। हूँ। इसके लिए एक उदाहरण भी है। जी। मेरी घर की दीदी अब पूजा करती है, तो मैं उसको कभी ना नहीं बोलता कि तुम पूजा मत करो या तुम ऐसा मत करो। हुँ, उसको देखो, तुम्हें जो करना है वो तुम्हें मैं करने दे रहा हूँ, लेकिन मुझे हाँ, जो करना है तो मुझे मेरा करने दो। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मत करना। हुँ, तुम मेरे को उतना फोर्स क्यों कर रही कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, पहले तुम ऐसे थे अब ठीक ऐसे हो। ठीक है। बराबर है ना, बराबर। एक तो हम पूजा वगैरह करने का कभी विरोध नहीं करते, पर जैसा आप कह रहे हो कि आपको अगर नहीं करना है, तो किसी के फोर्स में आप मत कीजिए, ये ज़्यादा सही बात है। और आप उन्हें करने दे रहे हो, उनको रोक नहीं रहे हो, ये भी सही बात है। बराबर? बराबर ठीक। ना। यस बालाजी। ओके। चमन जी का एक सवाल है कि, और ये कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कि मुझे अब सम्मोहन करने का मन नहीं लगता, करने में मन नहीं लगता। बाद में करूँगा ऐसा मन में आता है और फिर मैं नहीं करता हूँ, मैं क्या करूँ? कभी-कभी देखिए कि जब हम रेगुलर सम्मोहन करते हैं, तो सम्मोहन करने का एक एक जिसे हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट है या साइड इफेक्ट है कि हमारी एंग्जायटी लेवल्स डाउन आ जाते हैं। एंग्जायटी का मतलब क्या है? कि चिंता का कोई ऐसे कारण नहीं है, कोई ऐसा इमीडिएट या अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं चल रही जिसके कारण मन में चिंता होनी चाहिए। फिर भी एक चिंता दिमाग में चलते रहती है, आदतन। उसको हम एंग्जायटी बोलते हैं। फिर भी एक तनाव चलता रहता है। तनाव का कोई कारण नहीं है। तो पर ये लेवल्स क्या होता है, जैसे-जैसे हम सम्मोहन रेगुलरली करते हैं, तो वो एंग्जायटी लेवल्स नीचे-नीचे आने लगते हैं। जनरल एंग्जायटी जो है, बिना वजह के एक मन में चिंता, तनाव चल रहा है, वो कम होने लगता है। हमको पता है एंग्जायटी में क्या होता है, हमारा एड्रेनालिन बढ़ता है और हमारा शरीर कहीं न कहीं कभी-कभी हमारी साइकोलॉजी, शरीर वो एड्रेनालिन का एडिक्ट हो जाता है। तो जब एंग्जायटी कम होती है, तो वो एड्रेनालिन हमारा कम हो जाता है। उसके कारण हमारा शरीर इस तरह से या हमारा ब्रेन काम करने लगता है कि मैं सम्मोहन ही ना करूँ। अब एडिक्शन तो हो गया है, हमको पता है एडिक्शन वाली चीज़ें करने से हमारे शरीर का कुछ न कुछ नुकसान तो होता ही है। तो ये एंग्जायटी से भी शरीर का नुकसान हो रहा था, पर फिर भी उसको तो चाहिए। इसलिए फिर वो इस तरह से को थोड़ा हम पे हमको ऐसा फीलिंग आने लगता है कि मैं सम्मोहन नहीं कर, तो इससे पार कैसे जाएँ? पहला तो थोड़ा 1 महीना खुद को फ़ोर्स करके सम्मोहन कीजिए, करना ही है, दिन में 2 बार करना ही। ऐसा आप करोगे 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, उसकी आदत लग जाएगी, तो ये वाले प्रॉब्लम से आप आगे चले जाओगे। तो थोड़ा फ़ोर्स करके कीजिए। दूसरा, थोड़ा उसको और एन्जॉय कीजिए, सम्मोहन में अपने को पसंद हो ऐसी कुछ चीज़ें आप जोड़ सकते हो विजुअलाइज़ेशन में। कि जब आप बगीचे में वगैरह घूम रहे हो, तो ऐसी चीज़ें जोड़ दो जो आपको पसंद हो, आप एन्जॉय करते हो। उससे फिर आपको सम्मोहन में भी मज़ा आएगा।
तो पर पहली जो बात है, इसका रेगुलर पहले जबरदस्ती कर लीजिए 1 महीना, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। सम्मोहन के हमको फ़ायदे उठाने हैं। ये टेक्निक अगर हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो वो सारे फ़ायदे हम उठा नहीं पाएँगे। उसके लिए हमको ये सीखना ही है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए खुद पे थोड़ी ज़बरदस्ती कीजिए, 1 महीना रेगुलर कीजिए, फिर हो सकता है आपको आदत हो जाए और फिर आप हमेशा करने लगें। ओके? तो 1 महीना 2 बार सम्मोहन कीजिए, उसके बाद खुद को फ़ोर्स कीजिए जब तक आदत नहीं लगती। दिन में 2 बार करूँगा या कम से कम 1 बार तो करूँगा ही। पूरे दिन भर में नहीं हो पाए 1 भी बार तो रात को सोने के पहले तो ज़रूर कीजिए। थोड़ा कुछ दिन खुद को फ़ोर्स कीजिए, इसकी आदत लग जाएगी। क्यों ये फ़ोर्स करना पड़ता है मैंने आपको समझाया। किस तरह से एक एड्रेनलिन एडिक्शन भी इसके पीछे हो सकता है। पर उसके कई नुकसान हमको होते हैं, इसलिए उसके आगे हमको जाना है। ठीक है? यस। और कोई सवाल है दोस्तों? नहीं तो हमारा लगभग समय भी हो चुका है। हाँ, मेहताब अली जी, आपका कोई सवाल है? आपने हाथ ऊपर किया है। गुड इवनिंग सुधीर जी। जी, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल। सर दरअसल में अभी कुछ टाइम से मैं आपकी मेरी पहले भी बात हुई है इस बारे में थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं ओके। हुई। हाँ, हाँ। मैं ना गैस्ट्रिक इशू से परेशान हूँ, मतलब डाइजेशन से थोड़ा परेशान चल रहा था, फिर फैमिली में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उससे मुझे थोड़ी चिंता रहने लगी, तो मेरी ये प्रॉब्लम और बढ़ गई। ओके। तो कहीं से मैंने ऐसे वीडियो से श्याम मानव जी का देखा, तो फिर मैंने एक और ज्वाइन करने का सोचा, हाँ। और वो किया भी है मैंने। तो हाँ। उसमें वो T1 T2 A1 A2 वगैरह सब कराते थे, वो करा भी रहे थे। अभी मेरा कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है 12 वीडियोस। हाँ। तो इसमें 10 दिन पे पहुंचा डे टाइम से। तो इसमें मुझे ना एक मैं कर रहा था, तो मुझे बीच में किसी ने उठा दिया, तो मुझे घबराहट हो गई उससे। हाँ। मतलब बीच में मैं सम्मोहन मेरा चल रहा था, तो किसी ने मुझे उठा दिया, तो एकदम मैं घबरा गया उसमें एकदम बीच में उठ के। हाँ। तो खैर मैं वो फिर मैं डाया नहीं कैसी घबराहट है, मतलब अजीब सी, क्योंकि मैं पहले भी चल रहा था घबराहट की परेशानी से, और एंजाइटी की दवाई खा भी रहा हूँ, कभी कभी खाता हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। तो ओके। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सम्मोहन सीख लूंगा, तो ये मैं एंजाइटी से धीरे धीरे बाहर आ जाऊंगा। ठीक है। तो फिर मैंने फिर से कोशिश की, तो मैं फिर से कर पाया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज्यादा घबराहट सी हो रही थी, तो भी मैं A1 करने के लिए बैठ गया। तो वो मेरी घबराहट बढ़ गई और ज्यादा। तो उसके बाद से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं कोई भी सम्मोहन करूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि मैं जाके करूँ। कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा ठीक है। है। हाँ। एक बार क्या हुआ, वो जो आपने सम्मोहन में किसी ने उठा दिया, हाँ। हो सकता है आप अच्छे सम्मोहन के सब्जेक्ट हैं, यानी अच्छे गहरे सम्मोहन में थे, और फिर उठा दिया, नहीं। उसके कारण आप थोड़े अस्वस्थ हो गए, हाँ, घबरा जिसने उठाया बोला कि मैं तो 4-5 बार आवाज दे चुका हूँ, तो नहीं उठ रहा था, तो मैंने चेयर हिला के हटाया, तो मैं उठ हाँ। गया फिर। हाँ, बराबर, बराबर। वही, क्योंकि आप गहरे सम्मोहन में थे और वहां से एकदम उठे हो, हम्म। इसलिए आप अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, घबरा गए थे। हम्म। अब क्या हो गया, आपके दिमाग में वो थोड़ा एसोसिएट जैसा हो गया, सम्मोहन से हम्म। घबराना। ठीक है? इसलिए ऐसा हो रहा है आपको। तो आप ऐसा कीजिए, एक तो पहला ये समझ लीजिए कि केवल एसोसिएशन से हो रहा है। वो संबंध आपके दिमाग में जुड़ गया, इसलिए हो रहा है। सम्मोहन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एंग्जायटी जिनको होती है, उनको सम्मोहन में इस तरह से घबराहट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? ये इंडिविजुअल आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आपका ये जो एसोसिएशन हो गया उसके कारण, है ना? तो जो ओरिजिनल टेक्निक है, उसके कारण ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो हम किसको इसको कैसे हम अभी कर सकते हैं कि या तो आप केवल प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कीजिए कुछ दिन, सम्मोहन करिए ही मत। ठीक है? प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन शुरू में कीजिए कुछ दिनों तक, और जब आपको अच्छा लगने लगे, तब आप ऐसे में आप हमेशा देखिए कि प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में ये विजुअलाइज कीजिए कि जब भी मैं सम्मोहन करूंगा, बिल्कुल बिना घबराए शांति से एकदम अच्छे से मैं सम्मोहन कंप्लीट कर रहा हूं। तो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कीजिए, और इसके बाद आप हमेशा ये विजुअलाइज कीजिए, आप जागते हुए भी जब आप सोचते हैं कि मैं सम्मोहन करूं कि नहीं, तब भी ये विजुअलाइज कीजिए। भले ही पहले नेगेटिव विचार मिल रहा है, फिर भी विचार कीजिए कि नहीं, मुझे अब पता चल गया है, मेरे दिमाग का एसोसिएशन है और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं जब भी सम्मोहन करूंगा, एकदम रिलैक्स होके बिना घबराए मैं पूरा सम्मोहन कंप्लीट करूंगा।
ऐसा हर बार जब भी मन में नेगेटिव विचार आता है सम्मोहन के बारे में, विजुअलाइज कीजिए आप। इससे दिमाग में प्रोग्राम हो जाएगा। आप प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कीजिए, उसमें भी इस तरह से विजुअलाइज कीजिए, उससे भी वो प्रोग्राम हो जाएगा। और फिर आप सम्मोहन की तब प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब आप सम्मोहन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब तय कीजिए, पहले से मन में सोचिए अब मैं बहुत अच्छे से होने वाला है, बिल्कुल बिना इसके बिल्कुल बिना घबराए मैं अच्छे से एकाग्रता से गहरा सम्मोहन की का अनुभव लेने वाला हूँ। इस तरह से पॉजिटिव विजुअलाइज करके सम्मोहन कीजिए, ठीक है? ऐसा करके देखते हैं। आप लगभग 15 दिनों तक अभी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कीजिए और उसमें इस तरह से पॉजिटिव विजुअलाइज करके देखेंगे? मैं करके जी, 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 बिल्कुल। सर मैं खुद भी यही सोच रहा था कि मैं ना कुछ टाइम के लिए फ़ील बंद करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उससे ही शायद मुझे अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा और वो चीज़ें मेरे दिमाग में हाँ, गलत बैठ उससे गई भी एंग्ज़ायटी वगैरह आपकी जी, कम होगी, बिल्कुल होगा। यस, यस। बिल्कुल। पर पहली बात ये सम्मोहन से भी हमको निकाल देना है। सम्मोहन के बारे में जो मन में बैठा है वो भी निकाल देना है। ओके? बिल्कुल, बिल्कुल। यस। हाँ, फ़ील बंद करते हैं तो भी हम 10 मिनट के लिए करते ही हैं वो, रिलैक्सेशन। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। धीरे-धीरे हमें महसूस होगा कि ऐसा ही करने पे हम 30 मिनट भी कर सकते हैं बिल्कुल, और उसी तरीके से सोचें। थैंक यू सर। यस, यस। श्योर। ओके। चलिए दोस्तों अभी रुकते हैं फिर, 9 बज गए हैं। हम बीच में नहीं ले पाए 1 डेढ़ महीने, उसके लिए हमें खेद है। अभी हम रेगुलरली करेंगे। अपना 1 हफ्ता या ज़्यादातर किसी हफ्ते में गैप हुई, तो नेक्स्ट हफ्ते में ज़रूर अपना सवाल-जवाब सेशन होगा। आप ज़रूर जुड़िए। आज के सेशन का पूरा वीडियो हम आपके ग्रुप में कल डाल देंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, उस पे आपकी प्रतिक्रिया भी उस ग्रुप में आप ज़रूर आपके दीजिए व्हाट्सएप पे। आप सबका इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।